बॉलीवुड के अंदर ये चीज़ हो रही है कि अब स्टार कल्चर खत्म हो रहा है। ये बहुत गलत बात है भाई, लिटरली। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे पिक्चर अच्छी क्यों नहीं बनती। अरे तुम देखते ही यही हो। क्या उम्मीद क्या है फौजी से, मतलब से मेरे को उम्मीद ये है, देखो जो पोस्टर आया था ना, पोस्टर वो 110% AI है। कि मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ पहले। सबसे पहली चीज़ कि ये बेसिकली हम ऋतिक टॉक्स में पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ पहले तो। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ये चीज़ें करने की। मैंने जस्ट देखा था तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, कैसा रहता। तो ये देखते हैं। अभी अपना इंट्रो दे दो, एक नर्डी। देखो भाई, मेरा इंट्रो बहुत सिंपल है कि आई एम अ यूट्यूबर एंड आई जस्ट मेक वीडियोस ऑन मूवीज रिलेटेड थिंग्स, पॉप कल्चर, और या इतना काफ़ी हुआ। लाइक बस मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लाइक दिस लाइक 3.6 के आज ही हुए, 3.6 के। बस इतनी अचीवमेंट्स है यार, थोड़ी बहुत। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही है। दोनों ही ग्रोइंग है, दोनों ही ग्रोइंग है बेसिकली। तो मेरा भी ऋतिक टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं भी रिव्यूज़ ही करता हूँ और मूवीज़ के लिए काफ़ी पैशनेट हूँ। ओके, तो टॉपिक्स वगैरह कुछ है क्या? टॉपिक्स वगैरह लाइक मेनली तो टॉक्सिक आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो अभी यही है। यही है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, काफ़ी लीक्स और रूमर्स चल रहे हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं। स्टार्टिंग विद डूम्सडे। सबसे बड़ी तो डूम्सडे है दिसंबर की। और उससे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे ये चैनल शुरू वगैरह हुआ, क्या था? एके नडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ठीक है। हाँ, एके नडी से पहले मेरे बहुत चैनल्स थे। ओके, बट जो क्लिक करा है वो एके नडी करा है। ओके, ओके। अगर टाइमलाइन अगर मैं बताऊं, मेरा पहला चैनल कब स्टार्ट किया था, तो आई थिंक इट इज लाइक 2018 2019 आई थिंक मैं उसको बोलूँगा। ओके। अलग अलग फील्ड्स थे उस टाइम। लाइक मैं 2018 में जो करता था वो गेमिंग थी। फिर जो कोविड में किया वो भी गेमिंग और रोस्टिंग टाइप उस टाइम चल रहा था ना। लाइक आपको याद होगा तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा था। तो उस टाइम उस टाइम रोस्ट वगैरह पीक पे था अपने, तो उस टाइम मैं वो करता था। मेरे को क्लियर था। लाइक 2021 में मैंने एक गेमिंग का स्टार्ट किया, देन 2023 में मैंने वापस से रोस्टिंग का, लेकिन गेमिंग के अंदर रोस्टिंग करा मैंने। लाइक मैं ऐसा था कि मैं यूट्यूब के लिए पैशनेट था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था कि यार मैं ग्रो कर जाऊँ। मतलब ऐसा था ना कि होता है कि यार यूट्यूब तो करना ही है, अगर नहीं होता यूट्यूब से पैशन तो वरना मैं अभी तक छोड़ देता कब का। इतनी बार फेलियर के बाद तो खासकर। और फिर मैं आया कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में जब मैं आया 2024 में जब कॉलेज में आया, तो उससे पहले मेरा चैनल कुछ खास चला नहीं था। 2024 में ना एक बंदा मेरे पास आया, तो मुझसे पूछ रहा था कि यार तेरा चैनल वगैरह था ना, तो बता रहा था, तो मेरे को भी चैनल ग्रो करना है। तो उसको मैंने जो समझाया, जो तब तक मेरे पास एक चीज़ थी, एक्सपीरियंस। भाई CTR क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, तो शॉर्ट्स भी ट्रेंडिंग में था, तो शॉर्ट्स में क्या होता है, कितना लोग स्टे करेंगे, कितना नहीं करेंगे, इतनी नॉलेज बताई मैंने। और फिर मेरे को लगा कि यार कॉलेज में तो ही 4 साल हैं, तो एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं। तब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, ए कट एक्सपीरियंस नाम से चैनल स्टार्ट किया था। और उस टाइम मैं सोचा था कि मूवीज़ में आते हैं, क्योंकि मूवीज़ का पैशन मेरा बचपन से, लाइक क्रिकेट, और अगर मैं बोलूँ गेमिंग, इनसे पहले अगर मैं कुछ देखता था तो वो साउथ की पिक्चर डब होके देखता था मैं। अच्छा, हाँ, उस टाइम तो काफी चलती था मेरे में वो कला थी कि मैं बात कर सकता हूँ मूवीज़ के बारे में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया 2024 में एक एक्सपीरियंस शॉर्ट्स बनाता था। मैंने कम से कम 150 शॉर्ट्स बनाए थे, 100 से 150 शॉर्ट्स 5-6 महीने के अंदर। बट वो होता है कि 6ठे महीने में आते आते मेरे को लगा कि लाइक कुछ शॉर्ट्स चली, लाइक 3-4 लाख व्यूज़ आए उस पर, लेकिन मेरे को ऐसा फील नहीं आया कि यार उसमें मेरे को ऑडियंस नहीं मिल रही थी। व्यूज़ तो मिल रहे थे मेरे को। तो मैंने पिछले साल जुलाई के टाइम पे बड़ा ही दिल पे पत्थर रख के मैंने डिसीजन लिया कि जो 900 सब्सक्राइबर्स मैंने लिए थे एकड़ एक्सपीरियंस से, उनको दबा दूं और एक नया चैनल स्टार्ट करता हूं जिसमें मैं लॉन्ग फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तब आया एके नडी। क्या स्ट्रक्चर कैसे रहता है, कैसे स्ट्रक्चर रहता है एके नडी का? एके नडी का मैंने स्टार्टिंग से, अगर मैं ना एक प्लान बताऊं तो मैं प्लान किया था कि वीक में एक वीडियोस, एंड
वो टाइप की वीडियोस होंगी जो यूजुअली इंडियन पॉप कल्चर में आपको बहुत रेयरली मिलती है। लाइक ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत रेयरली मिलती है, मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था कि सब लोग को फॉर एग्जाम्पल को ट्रेलर आ गया तो ट्रेलर पे रिव्यू, ठीक है, मूवी आ गई तो मूवी पे रिव्यू, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था। अगर मैं कुछ बनाऊंगा भी, लाइक थ्योरी बनाऊंगा, तो थ्योरी पे एक ऐसी थ्योरी होगी जो एक पूरी वीडियो खाएगी। ओके। और अच्छी बात ये थी कि उस टाइम फैंटास्टिक 4 आई थी, सब लोग था कि पोस्ट कैट सीन में डूम आएगा तो मैंने इससे स्टार्टिंग करी। मैंने एक दो वीडियोस बनाई फैंटास्टिक 4 पे कि क्या फैंटास्टिक 4 में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देन जब डूम आए तो डूम के ऊपर पोस्ट कैट सीन पे एक्सप्लेन किया, इनक्लूजन एक्सप्लेन किया। उसमें मेरे व्यूज़ आए थे लाइक 4000 2000 इतने व्यूज़ आ रहे थे मेरे। देन मेरी एक वीडियो थी जो टाइटल कुछ ऐसा था कि फेज 6 ऑफ मार्वल कैसा होने वाला है, वो चल गई 30,000 व्यूज। ओके। एंड उसके बाद जो बेड़ा गर्क हुआ उसके बाद कोई वीडियो उठी ही नहीं। उसके बाद 6 महीने हो गए कोई वीडियो नहीं उठी। लाइक 1000 चलती थी ज़्यादा से ज़्यादा, 500 तक चलती थी। एंड ये चलता रहा, लाइक चलता रहा, ये नवंबर तक चलता सबसे रहा। बड़ी दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी यूट्यूब की, ये मैंने भी फेस की है कि जैसे कोई एक वीडियो होगी, जैसे वो बूम कर जाएगी एंड देन उसके बाद नॉर्मल आपके 1000 2000 व्यूज़ आते हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देते बेसिकली। जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं तो बेसिकली शॉर्ट्स ही बनाता हूँ, स्टार्टिंग से लेके अब तक भी शॉर्ट्स ही बना रहा हूँ ज़्यादातर। तो उसमें भी शॉर्ट्स बूम करती हैं, कुछ शॉर्ट्स हैं जो बूम करती हैं। अब जिसमें ज़्यादा मतलब मेरी मेहनत लगती है वो बूम नहीं करती, वो फिर ज़्यादा थोड़ा सा लगता है कि हाँ नहीं यार क्या ही हो रहा है ये, वो हर्ट करता है बहुत ज़्यादा, वो वो तो उस बहुत टाइम ज़्यादा हर्ट करता है बेसिकली। तो इस वजह से मेरे को भी लगा था कि हाँ चलो अपने ही फेलो क्रिएटर्स के साथ बात करते हैं कि कैसे लग रहा है, कि मतलब कैसा ग्रो हो रहा है बेसिकली। और जो अभी यूट्यूब की गाइडलाइंस आई हैं उसको देख के क्या सोचा है? मैं यूट्यूब की लेटेस्ट गाइडलाइंस खासकर मोनेटाइजेशन वाली जो आई है, हाँ मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि भाई मैं मोनेटाइज हो चुका हूँ। चलो सो आई एम फ्री फ्रॉम इट। ठीक है, बढ़िया है। मेरा लाइक मैं कह रहा हूँ ना कि वो बेड़ा गर्क, मैं फिर भी बोलूँगा कि वो बेड़ा गर्क वो एक हिट चाहिए था आपको, कि भाई आपको पता चलता है कि भाई यूट्यूब पे आप बहुत उम्मीद करते हैं लोग कि एक वीडियो वायरल हो जाए, एक तो हो जाए। हाँ। वो नहीं होनी चाहिए वीडियो वायरल, आपकी कांस्टेंट ग्रोथ हो तो ज़्यादा बेटर है। एंड फिर वो चीज़ मेरे साथ दिसंबर में हुई थी। दिसंबर में एकाकी आई थी, इफ यू रिमेंबर, आशीन चलानी की एकाकी। तो देखो भाई मेरे को लाइफ में कभी उम्मीद नहीं थी कि डूम्सडे, रामायण, इनसे ऊपर व्यूज़ मेरे एकाकी पे आएंगे। मैंने वीडियो बनाई एकाकी के एपिसोड 3 के ब्रेकडाउन पे, एंड उस पर अभी 4.5 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। काफ़ी अच्छा है। एंड तब मेरे को पता चल गया कि भाई अब जब तक एकाकी है बनाऊँ एकाकी वीडियोस। मैं ऐसा नहीं कि उस टाइम बनाता था वीडियो, लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स पे आई उस टाइम मैंने बनाया था। देन डूम्सडे के उस टाइम टीजर्स आए थे, हर हफ्ते में एक टीजर आता था, वीडियो बनाता था मैं। बट एकाकी अगली वीडियो 1 लाख, उसकी अगली वीडियो ऑलमोस्ट 50,000 व्यूज़। तो यार वो दिख रहा है कि व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग कमेंट करते हैं, लोग पोस्ट करते हैं। एंड उसके बाद जब मैं फिर फेस कैम पे स्विच हो गया, वापस से व्यूज़ नीचे हो गए, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन अब सीधा 1 लाख से सीधा 2,000-3,000 पे आ गई। देन एकाकी का 5th चैप्टर आया फरवरी में, आखिरी चैप्टर आया था। एंड उसके लिए लोग एक्साइटेड थे क्योंकि 1 महीने के बाद वो आखिरी एपिसोड आ रहा है, और क्योंकि मेरी ऑडियंस तो उससे ही बनी थी। मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैंने बताया था कि भाई मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से, उसके अंदर जो मैंने गेस किया था पूरी आखिरी का एपिसोड ऑलमोस्ट वही था 70%। एंड वो चीज़ सच थी, 70% पूरा एपिसोड मैंने क्रैक पहले ही कर दिया था। और वीडियो बनाई और वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए उस टाइम फरवरी में। एंड मैं रात को सो रहा हूँ, ठीक है, मैं रात को सो रहा हूँ, रात को पता नहीं 2 बज रहे थे, मैं उठा और मैं कुछ चेक कर रहा हूँ लाइक कितने व्यूज़ आए कितने नहीं आए, है ना। वो होता ही है, लाइक अगर रात को उठ जाते हो या सुबह उठ जाते हो, यूट्यूब एनालिटिक पहले खोलता है आपका। अब क्योंकि एकाकी की वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही थी तो बहुत टाइम बाद व्यूज़ आए थे अच्छे खासे। एंड मैं चेक कर रहा हूँ एंड मेरे को एक कमेंट दिखता है। नोटिफिकेशन में कमेंट कभी नहीं आता, ठीक है, बहुत कम आता है कि नोटिफिकेशन में वो कमेंट आ जाए, किसी का कमेंट आए। अगर आपको किसी ने मतलब कमेंट किया हो, बहुत बड़ा आदमी है, तो नोटिफिकेशन आता है। और मेरे को नोटिफिकेशन आया और मेरे को लगा कि यार ये कौन है। मैंने क्लिक किया, मेरे को लगा कि नहीं यार ये फेक आदमी है। उसमें लिखा हुआ था आशीन चलानी वाइन्स। क्या बात है, सही है।
और फिर रात को सोया हूँ, फिर मैं उसको देख के सो गया कि मेरे को लगा कि नहीं सपना है ये। फिर नहीं, मैं सुबह उठा तो पता चला कि नहीं, असली में आशीष ने कमेंट किया था वीडियो पे कि उसने मेरी वीडियोस देख रखी हैं पहले से, एंड उसको अच्छा लगा कि वीडियो मैंने एकाकी बनाती रहा मैं। एंड या वहाँ से एक चीज़ हो गई दिमाग में कि चाहे व्यूज़ उस लेवल पे कभी टच नहीं हो पाएंगे, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि डूम्सडे होगा ज़्यादा से ज़्यादा जब मेरे व्यूज़ उतने लेवल पे टच कर पाएंगे, लेकिन ऑडियंस वहाँ से लेकर अब तक मैंने बनाई है। लाइक आप समझो ना कि 300 आज मेरे हैं 300 सब्सक्राइबर्स, 4 दिन बाद मेरे हो चुके हैं 1000 या 1500। सो इट इज़ अ वेरी बहुत अजीब ग्रोथ थी ये। लाइक मैं खुद भी कभी समझ नहीं पाया ग्रोथ कैसे हुई है। प्लस आपके उसी 5 दिन के अंदर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम भी हो चुका है। सो इट वॉज समथिंग वेरी अनयूजुअल। लेकिन फिर मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैंने एकाकी के बाद जो मेरे को ऑडियंस मिली थी थोड़ी बहुत ही सही जो रुकी थी, मैंने 1500 से लेकर 3600 तक सब्सक्राइबर्स खुद से धीरे धीरे बिल्ड करवाए हैं। और वो अब दिखता भी है रिजल्ट कि लोग अब सेम तरीके के लोग आते हैं, बार बार बोलते हैं कि अरे हमने वीडियोस देखते हैं तुम्हारे देखते हैं। सो एक मैं चीज़ बोलूँगा कि पेशेंस सिखाया मेरे को यूट्यूब ने, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेशेंस सिखाया मेरे को। हाँ, ये तो है कि यूट्यूब पेशेंस सिखा देता है, क्योंकि इतना टाइम लगता है, 4000 वॉच घंटे करने के लिए, 1000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। चलो हम तो शॉर्ट्स, जैसे शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स में क्या होता है कि एक वीडियो से आपके 100 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं बड़े आराम से। बट वो जो व्यूज़ का मैट्रिक्स है ना, वो थोड़ा कवर करने के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब जो 10 मिलियन इन्होंने कर दिया हुआ है अभी, पहले था 10 मिलियन, अब तो 20 मिलियन कर दिया है, तो वो थोड़ा कम है। बस मैं मतलब यूट्यूब भी यही चाहता है कि आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऑडियंस उसके मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म में रहे। मैं तो बल्कि ये बोलूँगा कि जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं और है ना, जितने भी लोग हैं जो क्रिएटर बनना चाहते हैं या भी पॉप कल्चर के अंदर, इससे बेटर टाइम नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मूवीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले टाइम में आई गेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजामौली सर की आ रही है सबसे पहली चीज़, वो वाराणसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक टॉक्सिक को, अब टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, यूट्यूब का हमने थोड़ा सा कर लिया, अब टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। तो जो सबसे पहली रूमर यही आ रही है कि टॉक्सिक को 2 पार्ट में ये डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही में? सच में मैंने ट्विटर में देखा था, किसी एक जो रिव्यूअर हैं जो ट्वीट करते हैं बेसिकली, उन्होंने इनसाइडर सोर्सेज से ये कहा है कि रूमर्स ये आ रहे हैं कि ये जो टॉक्सिक है अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं ये। यार आई डोंट फील गुड अबाउट इट यार। मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लगा ये चीज़, कैसे हो सकता है। कह रहे हैं कि इसमें यश के 2 नहीं, मतलब ट्रिपल रोल होंगे। तीसरे कैरेक्टर का नाम रूमी वगैरह कुछ होगा, तो मैंने ये न्यूज़ वगैरह देखी कहीं पे। यार अगर ये मैं सच बोलता हूँ, जब धुरंधर का न्यूज़ आई थी ना 1 हफ्ते पहले कि भाई 2 पार्ट में करने वाले हैं, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं तुरंत मैंने मना कर दी थी कि भाई, मेरा खुद से हो गया था कि नहीं भाई, ये तो खराब डिसीजन है बहुत ज़्यादा। आई वॉज वेरी आई एम वेरी हैप्पी कि वो चीज़ गलत प्रूव हुआ मैं उस टाइम। बट सेम चीज़ मेरा अभी भी है टॉक्सिक के साथ कि नहीं भाई, एक पिक्चर है, एक पिक्चर रहने दो। मुझे धुरंधर का जो डबल पार्ट वाला सीन था, जो 2 पार्ट्स वाला सीन था, मुझे ठीक लगा, क्योंकि जो रूमर्स थे बेसिकली कि इसको लेके कि 7 घंटे की फुटेज है आदित्यधर के पास। हाँ ठीक है, अब अगर आप 7 घंटे की फुटेज को उसको 3 घंटे की फुटेज में डिवाइड कर रहे हो, तो कितना कुछ काटना पड़ेगा आपको। तो मूवी की जो क्वालिटी थी ना, वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती। आई थिंक इन्होंने डिसीजन काफ़ी सही लिया। बट टॉक्सिक का केस बहुत अलग है। टॉक्सिक कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये फिक्शनल स्टोरी है। तो इसको अब 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे, मुझे ये थोड़ा सा अब पता नहीं। ये तो 26 तारीख को पता लगेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। सी अनटिल अनलेस इनके पास भी 7-8 घंटे की फुटेज हो, हाँ, जो कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद हो, क्योंकि 2 साल से ऊपर शूटिंग चल रही थी इन लोगों की। इनकी ऑलमोस्ट एक 1.5 साल हो गया होगा उनको प्रॉपर शिफ्ट शूट करते हुए। सो इट कैन पॉसिबल कि उनके पास हो सकती है 7 घंटे की फुटेज, बट स्टिल मेरे हिसाब से जो कहानी दिखा रहे हैं लोग अभी हाल फिलहाल ट्रेलर वगैरह से, आई थिंक इट कैन बी डन इन अ पर्टिकुलर सिंगल फिल्म। अगर ये, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ व्हाट KGF जो था, बट ये और छोटी कहानी हो सकती है। ये तो बेसिकली एक फादर सन की स्टोरी है ना, कि हाँ उसके बीच में ड्रग माफिया वगैरह आ गया, गैंगस्टर्स आ गए, तो उसको लेके ये कहानी है। अब
अनटिल अनलेस इनके पास एक सरप्राइज़ है जो हमें नहीं पता, ट्रेलर में नहीं शोकेस किया, या वो अगर हो गई तो अलग चीज़ है ये। बाकी देखते हैं 26 तारीख को पता लगेगा क्या है। कितना कितना फनी रहेगा ना कि 5 मिनट का ट्रेलर था तब भी सरप्राइज छोड़ दिया इन लोगों ने हमारे लिए। हाँ वो तो है, क्योंकि जो थ्योरीज बनाते हैं वो तो थ्योरीज बनाते रह गए कि हाँ ये स्टोरी होगी, ये स्टोरी होगी, बट रियल स्टोरी क्या है ये तो यश को पता है, क्योंकि वो इसके को राइटर भी हैं। वो इसके को राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी, आई थिंक वही है, को डायरेक्टर भी वही है। गीतू मोहन दास हैं, वो मेन डायरेक्टर है, बट उसके साथ कुछ सीन्स हैं जो यश ने खुद ने डायरेक्ट किए हैं, तो शायद उनके पास कुछ अलग आइडिया होगा इसको लेके, तभी वो इतने पैशनेट हैं इस टॉक्सिक प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी प्रमोशंस चल रही हैं अभी, तो आई थिंक यश के पास कुछ तो होगा, डेफिनेटली कुछ होगा। आई मीन यश जो है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस पिक्चर के। वो हर जगह जाके बस ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा बस एक बार फिल्म को चांस दे दो। हाँ एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि देखो जो यश है ना, यश के लिए हम फिल्म देख सकते हैं हाँ और ये उसको ही पता है। वरना अगर वो कोई और एक्टर होता ना जिसको पता है कि हमारे मेन नाम पे पिक्चर चल जाएगी तो अभी तक 2 पिक्चर करके बैठ चुका होता आराम से, बड़े आराम से। बट ही हैज़ टेकन रिस्क और उसने टॉक्सिक, जो कि रामायण, जो कि उसको ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी पिक्चर है ही, उससे पहले आ रही है, जो उसका इमेज डिसाइड करेगी। और आई रियली होप कि सही में फिल्म बहुत अच्छी निकले, क्योंकि ये एज अ मेरा वो निकल रहा है कि यार मेरे को चाहिए अच्छी पिक्चर चाहिए यश से आफ्टर KGF चैप्टर 2। हाँ कुछ हो, मतलब यश का नाम अभी जो मार्केट में चल रहा है, बॉलीवुड में चल रहा है या जिस भी इंडस्ट्री में चल रहा है, ठीक है, उसकी KGF के बाद से उसका नाम चल रहा है ज़्यादातर। पुरानी पिक्चरें उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आई गेस, मुझे नहीं पता इतनी, मैंने देखी भी नहीं है। KGF थी, KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थी, जो काफ़ी इन्होंने मार्क कर दिया। अब उसके बाद इनकी सीधा टॉक्सिक है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक यश का, देन उसके बाद रामायण आती है। देखो यश का तो KGF चैप्टर 1 जब रिलीज हो चुकी थी और चैप्टर 2 की प्रमोशन चल रही थी, तब बंदे ने एक चीज़ बोली थी जो कि मेरे दिमाग में अभी तक सेटल है कि उसको अब वर्ल्ड को टारगेट करना है, वर्ल्ड को। उसने KGF भी इसलिए साइन की थी कि या तो हम पहले इंडिया में फेमस हो, एंड चैप्टर 2 को ऑलमोस्ट 12,000 स्क्रीन मिली थी उस टाइम, मेरे को जितना याद है इंटरनेशनली। उसके दिमाग में ये था कि KGF या फिर प्रशांत नील की कहानियाँ इंटरनेशनली हिट हो सकती हैं, और उसको खुद को इंडियन इंडस्ट्री को इंटरनेशनल ले जाना था। और अगर आप सोचोगे ना अभी टॉक्सिक के साथ वो जो हो रहा है, लाइक इंग्लिश में शूट भी करिए साथ साथ, इंग्लिश में लायंस गेट आया है साथ में, देन रामायण तो है ही, उसमें प्रोड्यूसर है। इट मेक्स सेंस कि बंदे का बस एक टारगेट है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना। बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड अगर इंटरनेशनल मार्केट के लिए कोई इसने कहानी, इसलिए तो खुद से आया है वो कि मैं वो खुद लिख के देखता हूँ, मैं खुद भी साथ में लिखता हूँ, खुद भी साथ डायरेक्ट करता हूँ, और इतना प्रोड्यूसर तो है ही साथ में, तो इट शुड बी गुड, इट शुड बी समथिंग गुड, जो कि बाहर, क्योंकि देखो मूवी स्टाइलाइज्ड है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छी विजुअली, उसकी विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे हो जाएंगे आफ्टर जो इन्होंने डाला था ना सॉन्ग वॉन्ग तबाही वगैरह। तब जिसकी तबाही का सॉन्ग था एक तबाही, एंड उसके बाद एक सॉन्ग आया था तारा सुतारिया के साथ, उसके अंदर पिक्चर के जो शॉट्स है वो बहुत ही खराब लग रहे थे, बहुत ऐसा लग रहा था कि मुंह पे लाइट मार रखा है। लाइक एक शॉट है कियारा का और यश का, दोनों गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, पीछे से सूरज आ रहा है, सूरज की रोशनी, लेकिन इनके मुंह पे लाइट आ रही है, पूरा एक बॉडी पार्ट क्लियर है, कोई शैडो नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि यार ये पूरी पिक्चर ऐसी हुई तो फिर मैं पूरी पिक्चर नोटिस ही करता रह जाऊंगा, पर ट्रेलर में वो चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी। ये चीज़ें ना बेसिकली फिल्म मेकिंग में ये चीज़ें इनको ध्यान रखनी चाहिए। ये काफ़ी बनावटी लगती हैं बेसिकली, ये बनावटी लगती हैं कि हाँ आप अगर कुछ दिखा ही रहे हो तो थोड़ा नेचुरल टाइप दिखाओ, ताकि ऑडियंस को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ ये चीज़ शूट नहीं की गई स्पेशली, ठीक है, ये इन्होंने इनके क्रिएटिवली, मतलब ये उस सीन में नेचुरली फिट होता है, बट ये ऐसे लगता है कि इन्होंने अलग से शूट करके रखा हुआ है। वो आई मीन यार वो बहुत, जैसे कि अगर मैं ट्रेलर हटा दूँ ना, तो ट्रेलर से पहले जो भी मार्केटिंग मटेरियल था वो कुछ काम नहीं कर रहा था इनका, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा था। लाइक मैं कुछ सॉन्ग्स हो गए, टीजर्स हो गए, वही वाली बात जो आपकी आर्टिफिशियल लाइटिंग, जो आर्टिफिशियलनेस होता है ना प्रॉपर, वो दिख रहा था।
लेकिन ट्रेलर में मैं शौक था कि यार इनके पास शेडोज हैं, डेप्थ अचानक से क्या, या तो इन्होंने ये देखो, या तो इन्होंने डीना को बोला कि भाई हमारे शेडोज ड्रॉ करो हाथ से, हर एक हाँ। फ्रेम में एक शेडोज को ड्रॉ करो, हम्म, ठीक है, नकलीपना हटा दो। और अगर ऐसा किया है तो भाई जो डीनैक ने काम किया बहुत बढ़िया किया है। डीनैक जाना भी इसी के लिए जाता है, वो अपने Yeah. वीएफएक्स के लिए जाना चाहता है। अगर हम बात ही कर रहे हैं डीनैक की, तो रामायण के ऊपर भी आ जाते हैं अभी। टॉक्सिक का आई थिंक चलो भाई, टॉक्सिक का आई थिंक हो टॉक्सिक का गया, तो आई थिंक अब आ ही रहा है, तो हम देख आ ही रहा है, तो पता जब लग आएगा जाएगा। तो या टॉक्सिक के या बाद भी अगर अगर हो सके तो प्लान करेंगे कि क्या कैसी लगी या पिक्चर, है ना। तो अभी रामायण के ऊपर आते हैं। तो रामायण में डीनेक को जो मतलब बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उसके वीएफएक्स के लिए, कि आपने वीएफएक्स कैसा किया है, ये शेडोज़ नहीं है, ये इसकी लाइटिंग ख़राब है। जो वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं बेसिकली यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। या तो वो इसके वीएफएक्स लाइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आई थिंक अभी सिर्फ 4 मिनट का या कोई 3 मिनट का इनके पास एसेट है, उससे पूरी फिल्म की लाइटिंग को जज नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि यूट्यूब का जो वीडियो को कंप्रेस करने वाला सिस्टम है ना, वो बहुत ही गंदा है, ठीक है। अरे बहुत गंदा है यार। अपन खुद अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं, हमें पता है कि हमने किस क्वालिटी में उसको एडिट किया है, ठीक है, हमने एक एक फ्रेम को देखा है। बट उसको अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि ये क्या ही क्वालिटी बना दी है हमने, मतलब नहीं, इसमें कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ये हमें खुद को फील होता है। तो डीनेक इतना तो पागल नहीं है कि हाँ भाई, कि हम रामायण जैसी मूवी को बना रहे हैं और इसमें हम इतनी मतलब नुआंसेस छोड़ेंगे कि हाँ कुछ भी ऑडियंस पॉइंट आउट कर दे कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है। आई नो कि कुछ कमियां होंगी, हर कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता रामायण को कोई भी, मतलब रामायण एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना, या एक ऐसा इमोशन है, प्रोजेक्ट तो नहीं, इमोशन कहेंगे, कि कोई जैसे कोई भी डायरेक्टर आ गया तो उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी ऑडियंस को। किसी ना किसी ऑडियंस को वो चीज़ खलेगी, वो कमी महसूस होगी, तो वो चीज़ होनी है। इसके ऊपर तुम्हारा क्या टेक है? देखो यार, मेरे को अभी पड़ रही हैं गालियाँ, ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो में डाली थी जो पीजे के साथ जो चला था ना प्रॉपर, हाँ। कि अरे ये देखो इंडियन ऑडियंस रामायण को इतना क्रिटिसाइज करती है लेकिन डूम्सडे को एकदम एंजॉय करती है। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, प्रॉपर 8-9 मिनट की वीडियो है, एंड उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि, और आपको पता चल जाता है कि लाइक से ज़्यादा जब कमेंट हो हाँ। तो आपको पता चल जाता है कि लोग क्या लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मैं देखो, लाइक मेरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत सिंपल टेक रहा है। क्या रामायण का ट्रेलर अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था, मेरे को तो बहुत पसंद आया, ठीक है। क्या क्रिटिसिज्म जो लोग दे रहे हैं क्या सही है? बिल्कुल सही है। बट मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, मेरा पर्सनल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी रामायण के लिए जब वो अनाउंस हुआ था। लाइक आप याद करो, जब आदि पुरुष रिलीज हो रही थी, है ना, उस टाइम भी कास्टिंग चल रही थी, लाइक रणबीर कपूर ऑलमोस्ट साइन था, एंड उस टाइम ऋतिक रोशन के पास जाए थे रावण के लिए। तो उस टाइम से पिक्चर की बात चल रही है, और उस टाइम से आप ये डीनेक देन उसके बाद लास्ट ईयर, तो आपको पता ही है लास्ट ईयर जो इतनी बवाल इंट्रोडक्शन आया इन लोगों का, डिटेलिंग। तो मैं बस ये अपने आप से बात सोच रहा था कि जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया, जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ाई थी, क्या प्रोडक्ट उस लेवल का था? और मैं कहूँगा मेरे लिए उतना नहीं था वो। एंड द रीजन इज क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट क्या करूँ। ये बात कितनी लॉजिकल है, लाइक अपने वीडियो में बोली है, एंड कि भाई मेरे उम्मीद से अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं था उम्मीद के लिए। हमारे पास रेफरेंस क्या है? आदि पुरुष। या सो आदि पुरुष तो भाई बहुत अच्छा है, आदि पुरुष से तो 100 टाइम्स बेटर है। आदि पुरुष हो गई, उसके बाद जो अभी एक श्री रामायण कथा आ रही है अंजलि अरोड़ा की, ये मतलब क्या इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम बना रखी है। इन्होंने हर 5-6 महीने बाद कोई ऐसी पिक्चर आती है, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम पे ऊपर काम करती है कि ऑडियंस से कैसे पैसा बरोटना है इनको, ठीक है। पास्ट में काफ़ी मूवीज़ ऐसी निकल चुकी हैं ऑलरेडी, अगर मैं नाम लूँगा तो आई थिंक स्टूडियो स्ट्राइक मार देंगी, वैसे भी वो फेमस है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बोलो। ठीक है, वो काफ़ी फेमस है अपने स्ट्राइक्स के लिए। जैसे केडी आई थी एक, वो जो मार्टिन एक्टर की थी, ठीक है। उसके बाद वेलकम टू द जंगल देखिए भाई, प्रॉपर देखिए भाई, वो तो मैंने अच्छे से देखी है। क्या था वो, मतलब क्या ही था वो, ठीक है। देन उसके बाद हाउसफुल 5 थी,
ठीक है, तो धमाल 4। तो ये कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, इसको कह सकते हैं कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ये अपना सिर्फ पैसा उठाते हैं और ये ऐसी पिक्चर में लगाते हैं, एंड देन उसके बाद दिखा देते हैं कि हमें लॉस हो गया, बस और कुछ नहीं है इनका हिसाब किताब। देखो रामायण को जो लोग कह रहे हैं ना वो मनी लॉन्ड्रिंग, रामायण नहीं है वो चीज़। वो रामायण तो नहीं है, आएगी वो ऑब्वियसली नहीं। रामायण तो नहीं होगी ये। एंड इट इज सी लाइक जो इनसे गलती हुई ना, सबसे बड़ी गलती इनसे यही हुई कि इन्होंने एक्सपेक्टेशन मूवी के प्रोडक्ट दिखाने से पहले सेट कर दी थी। हाँ, काफी इन्होंने पहले मूवी का। का एक भी सीन नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। एंड इन्होंने लाइक बोला 4,000 करोड़, हाँ, परफेक्ट टीम, ठीक है, अपने पहली बात तो डीनेग, ठीक है, म्यूजिशियंस, हर एक एस्पेक्ट में आप देखोगे तो इट इज लाइक कि एक दुनिया में परफेक्ट फिल्म कैसे बन सकती है, इन लोगों को उठा लो, हाँ, एक परफेक्ट फिल्म बना दोगे। एंड देन ऑफ कोर्स एक इंडियन आदमी 4,000 करोड़ सुन के तो उसके दिमाग में क्या आएगा, कुछ ही नहीं आ सकता, क्योंकि उसे वही नहीं है। अगर मुझसे बोलो आप कि यार वाराणसी के लिए मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन क्या मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन ट्रिपल आर है। क्या मुझको नहीं पता उसका बजट कितना है, पता है, लेकिन क्या उन्होंने हवा उड़ाई है 1,400 करोड़ की, 1,000 करोड़ की? नहीं उड़ाई ना। तो आप जो प्रोडक्ट आएगा तो उस पर आप VFX पे इतना ध्यान दोगे भी नहीं। एंड मैं बहुत सिंपल रीजन है, ठीक है, अगर हम इस पे बात करूं क्या, इस पे डूम्सडे और इस रामायण वाली बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपका क्या टेक है, लाइक जो लोग कह रहे हैं कि डूम्सडे के VFX को लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे लेकिन रामायण को कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है इसके लिए। डूम्सडे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, पहले तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, सबसे पहला चीज़ तो यही है, ठीक है। अभी डूम्सडे का जो एसेट आया है ना, ये मुझे लगता है कि ये मूवी में होगा भी नहीं, क्योंकि ये पहले लीक हो चुका है। अब मार्वल क्या करना है कि मार्वल ऑडियंस को बना रहा है कि ये लो, आपने प्रमोशन मतलब आपने लीक किया था तो मैंने इसका प्रॉपर एसेट बना के आपको दे दिया। अब वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, हमें नहीं पता वो मूवी में होगा भी नहीं, तो इसको क्रिटिसाइज़ करना तो बनता ही नहीं है डूम्सडे को, ठीक है। इसको क्रिटिसाइज़ करना बनता नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये मूवी में होगा भी कि नहीं, ठीक है। अगर आप इसको क्रिटिसाइज़ कर भी रहे हो ना, तो मार्वल के पास इतना टाइम है, दिसंबर तक का टाइम है, तो इसको पॉलिश करके बड़े आराम से, आपको इमेजिन भी नहीं होगा कि इसने यहाँ पे कोई सीन था जिसमें इन्होंने ऐसे लाइटिंग चेंज की या कुछ किया, उनके पास टाइम है। बट रामायण का केस क्या है कि रामायण नवंबर में रिलीज़ है, ठीक है, एंड अभी इनको एक और ट्रेलर आई थिंक शायद ड्रॉप करना पड़ेगा, या कुछ तो ड्रॉप करना पड़ेगा, कोई एसेट इनको ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि इसकी प्रॉपर प्रमोशन हो सके, ठीक है, प्रॉपर प्रमोशन हो सके। बट डूम्सडे के VFX को रामायण के साथ कंपेयर करना नहीं, इलॉजिकल नहीं है आई गेस। मैंने ना इस चीज़ से बहुत सिंपल चीज़ सोची। जो लोग कह रहे हैं कि 700 मिलियन की एक पिक्चर और वहीं एक ऑलमोस्ट 400-500 मिलियन की एक पिक्चर को आप कंपेयर क्यों नहीं कर रहे VFX, तो मैं बहुत सिंपल लाइन बोला कि, और ये एप्लीकेबल होती है सारी फिल्म्स पे, ठीक है। आप पहली चीज़ क्या देखते हो, वो देखते हो जो फिल्म सेल कर रही है। डूम्सडे अपने VFX को कभी सेल नहीं करती। हाँ। ऐसा नहीं कि मूवी के VFX खराब हो सकते हैं, हाँ, और हम कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मार्वल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हुए आया है, आज तक हो रहा है, हाँ, और अपने VFX के लिए, और इसीलिए उसका प्राइमरी सेलिंग पॉइंट इज डॉक्टर डूम, RDJ का डॉक्टर डूम। देन आपका आता है इनकर्जन, देन आता है अवेंजर्स मूवी, अवेंजर्स की फील, या तो इंसान VFX देखता है चौथी पांचवी बार, ठीक है, जिसकी मैं ट्रेलर देख लिया चौथी बार पांचवी बार, अच्छा वो क्लाउड अच्छा नहीं लग रहा, तो ना फिर आप बोलते हो। ऐसा नहीं कि अरे ये तो क्या बीच में VFX लिया है बीच में, ऐसा नहीं बोलते। बट रामायण केस में उल्टा है, रामायण की कहानी सबको पता है, इंडिया में खासकर, और आपका प्राइमरी सेलिंग पॉइंट जो आपने ही बेचा है दैट इज VFX। वरना यूजुअली मैं मानता हूँ कि इनकी मार्केटिंग में होना चाहिए था रामायण का अगर प्राइमरी सेलिंग पॉइंट दैट इज इमोशंस। अगर आप इमोशन बेचते तो लोग कहते कि हाँ यार इमोशन टच कर रहा है, पर आपने बेचा ही 4,000 करोड़ है, वो बजट बेचा है, आपने VFX बेचा है, तो लोग तो फिर नेट पिक करेंगे ही। लोग तो टीजर पहली बार में ही रोक के देखेंगे कि अच्छा देखो ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया। एंड पीपल आर नॉट रॉन्ग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हेट कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्विटर पे वगैरह पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लाइक ये बात जो लोग, जैसे कि मैं पर्सनली
मैंने भी कुछ जगह पे बोला है कि यार ये जगह पे सही नहीं है, ये इसको ठीक कर दो, लाइटिंग अच्छी नहीं है, जो कि नहीं है, लाइटिंग आर्टिफिशियल लग रहा है वो। एंड वो और चीज़ बोलनी भी चाहिए कि क्या मैं इतने बजट के बावजूद भी आपको छोड़ दूं, हाँ, जो आपने ही बोला है कि आप इतना बजट है मेरे पास। 4,000 करोड़ सबसे बड़ा हाईलाइट। या इससे पहले अनाउंस हुआ था 650 करोड़। या हाँ, उस टाइम अनाउंस होता है 600 पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए, ऐसा ऐसा। नहीं, 1500 करोड़ था पार्ट 1 पार्ट 2 का, 650 था आदि पुरुष का बजट। हाँ आदि पुरुष का यार बजट था वो। ओम राउत का नेक्स्ट प्रोजेक्ट भाई, पता है? हाँ वो अब्दुल कलाम की बायोपिक बना रहा है हाँ, वो। पता नहीं भाई वो क्या बनाने वाला है। लेकिन आपने वो भी देखा कि वो एडवेंचर, जंगल एडवेंचर मूवी साइन करने वाला है प्रभास के साथ। हाँ, वो उसकी भी न्यूज़ आई थी, जंगल एडवेंचर मूवी होगी। वो राजा साहब 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हॉरर वाली कुछ है वो। ये प्रभास को रोक लो यार कोई। प्रभास कब तक दोस्ती पिक्चर साइन करता रहेगा यार वो। प्रभास को इन्होंने इतना ज़्यादा, मतलब पता नहीं, आई थिंक इसमें सबसे बड़ी गलती प्रभास की खुद की भी है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे देख रहा है, वो सिर्फ अपना फीस देख रहा है, वो स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ रहा, वो कन्विक्शन नहीं देख रहा डायरेक्टर की क्या है, क्या सोच है डायरेक्टर की, वो ये नहीं देख रहा। वो जस्ट अपनी फ़ीस देख रहा है, वो अपने 100-150 करोड़ देख रहा है एंड उठा रहा है। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट में हाईलाइट क्या है अभी तक? क्या हाईलाइट है सबसे ज़्यादा? जो उसकी फ्लॉप्स हुई थी, राधे श्याम, जो बिल्कुल ऐसे लाइनअप के साथ फ्लॉप हुई थी, आदि पुरुष, राधे श्याम, उसके बाद साहो, राजा साहब। ठीक है, साहो आई थिंक ठीक थी पिक्चर, अगर उसको वैसे देखो तो अच्छी थी, स्टोरी वाइज साहो में पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल टेस्ट नहीं कर पाए वो। उसको अगर कनेक्ट करते आगे जाके प्रॉपर अच्छे से, तो आई थिंक वो अच्छा बनती, मतलब 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकती थी, काफ़ी अच्छी बनती वो पिक्चर। बट आई थिंक उसको भी इन्होंने ख़राब कर दिया। ठीक है, बट इन्होंने प्रभास के साथ जो किया ना, अभी उसके स्टारडम का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये। यार पता है, मेरा हमेशा से मानना है, मैं जब भी प्रभास को देखता हूँ ना इंटरव्यूज में वगैरह में, मेरे को हमेशा उसके लिए बुरा ही लगता है। वो बड़ा ही क्यूट आदमी है, बड़ा ही इनोसेंट आदमी है वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि कभी देखकर कि यार ये आदमी खराब पिक्चर कर सकता है। वो बस देख के लगता होगा कि इसके पास इसके दोस्त हैं, ठीक है, इसके सब दोस्त हैं, फिर आते होंगे कि भैया यार ये पिक्चर साइन ले, तू भी ले। एंड इट इज ट्रू कि देखो, मैंने अपने ये मेरा एक हमेशा टेक रहा है कि लोग पूछते हैं कि बाहुबली किसकी वजह से इतनी सक्सेसफुल हुई है, प्रभास या राजामौली। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर प्रभास नहीं होता ना तो बाहुबली कभी बनती भी नहीं। हाँ, कि अगर प्रभास नहीं होता तो बाहुबली पे इतना पैसा लगता भी नहीं। वो प्रभास था तो लगा कि अच्छा प्रभास वो कर रहा है तो हम पैसे फेंक सकते हैं। सेम चीज़ नाग अश्विन के साथ भी हुई थी। इन कल की मैं मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन, कमल हसन ये लोग थे, बट अगर प्रभास नहीं होता तो इतना बड़ा बजट नहीं मिलता, इतना बड़ा बजट नहीं मिलता। प्रोड्यूसर्स बेट नहीं करना चाहते ना किसी भी नए एक्टर पे या किसी भी एक्टर पे, वो बहुत मतलब उस पर फोकस देते हैं कि कौन फेस है, बेसिकली फेस कौन है, क्योंकि हम एट द एंड पिक्चर जो बेचेंगे वो किसके नाम पे बेचेंगे? फेस के नाम पे बेचेंगे। ठीक है, डायरेक्टर के नाम पे तो डायरेक्टर्स कौन ही है, मतलब डायरेक्टर्स बेसिकली जो नामची डायरेक्टर्स है, बेसिकली राजामौली सर हो गए, ठीक है, उसके बाद संदीप रेड्डी बांगा अब से हो रहा है, ठीक है, राजकुमार हिरानी, ठीक है, वो तो बहुत टाइम से स्टार्टिंग से, वो तो काफ़ी टाइम से ही है। ठीक है, 3-4 डायरेक्टर्स हैं कुछ ऐसे जो अपने नाम के दम पे पिक्चर बेच सकते हैं, बट एट द एंड जो ऑडियंस पुल होगा वो एक्टर के नाम से ही होगा, वो एक्टर के ही फेस से होगा, ऑडियंस एक्टर का फेस देख के ही आएगी, वो किसी डायरेक्टर का फेस या डायरेक्टर की वो नहीं देख के आएगी। अब जब रामायण की बात कर रहे थे हम, उनके डायरेक्टर के नीतीश तिवारी हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे आज तक की सबसे हाई ग्रॉसिंग मूवी दी है दंगल, उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। वो मूवी VFX के दम पे नहीं चली, वो किसी भी उस पे नहीं चली, वो रॉ मूवी है और वो अपने इमोशंस के दम पे चलती है। अगर रामायण के केस में आए, इन्होंने सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये ही दे दिया, VFX 4000 करोड़, वही ये बात आती है ना कि इमोशंस दिखाओ। रामायण एक इमोशनल प्रोजेक्ट है, ना कि वो अपना VFX वाला प्रोजेक्ट है कोई। सो यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। देखो
हॉलीवुड के अंदर स्टार कल्चर बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका था. लाइक हॉलीवुड में तो अब ऐसा हो चुका है कि इफ द मूवी इज गुड देन पीपल विल गो. एंड वो तो बहुत ही रेयर केस है. लाइक आरडीजे जो डूम्सडे को चलाने वाला है, बहुत सिंपल चीज़ है. लेकिन और नाम ऐसे आपको 3 साल में एक बार ऐसा कोई नाम सुनने को आता है कि एक बंदे ने पिक्चर चला दी. इंडिया में ये बहुत टाइम चलता हुआ था. एंड शाहरुख खान का ये था भी कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स, ये लाइन थी. एंड मैं बोलूँगा कि ना, आई थिंक फॉर्चुनेटली लाइक मेरा ये पर्सनल मानना है कि अभी भी अगर स्टार कल्चर कहीं है कि यार इंसान की शक्ल नाम को देख के अभी भी लोग पागल हो सकते हैं, दैट इज इन साउथ. हाँ बिल्कुल. बॉलीवुड की ऑडियंस या फिर हिंदी ऑडियंस अब ऐसा हो चुका है कि भाई अगर हम पिक्चर खराब है तो हम पिक्चर नहीं देखेंगे, चाहे वो उसके अंदर कोई भी हो. एंड रणवीर, देखो लाइक मेरा पर्सनल मानना ये है कि रणवीर कपूर बहुत बड़ा नाम बन रहा है. हाँ. बट स्टिल कल को वो ऐसी पिक्चर लिया है तू झूठी में मक्कर पार्ट 2, तो नहीं चलने वाली. अनटिल अनलेस उसकी फिल्म चॉइसेस अच्छी हैं तो ही फिल्म चलने वाली है. हाँ प्रोड्यूसर्स रणवीर कपूर पे बैट कर सकते हैं कि यार ये बंदा है, ये बंदा कर सकता है, बट एट दी एंड हम सब जानते हैं जैसे कि रणवीर सिंह का अगला प्रोजेक्ट प्रलय, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई प्रलय के. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि कोई वीडियो ऐसे आएगा इसका, बट ये धुरंधर वाले पार्ट पे चल रहे हैं. या देखो मैं तो कह रहा हूँ अब कुछ लेके आओ ना प्रलय का, तो आराम से ना कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स टाइप कुछ पहले शूट कर लो, देन उसको लेके आओ. क्योंकि अगर तुम्हें याद हो ना, जैसे रणवीर सिंह इसको पुल कर सकता है बड़े आराम से. धुरंधर में एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो ज़ॉम्बी ड्रग वाला जो सीन था, जब उसका जीजा होता है, जब उसको ड्रग ओवरडोज हो जाता है, जब वो रणवीर सिंह को एज वो ज़ॉम्बी टाइप का देखता है, जो वो सीक्वेंस हमें दिखाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा था. और बंदे ने कोई VFX का यूज़ नहीं किया, बंदे ने कुछ नहीं, बंदे ने पूरा मेकअप अपने फेस पे लिया था एंड उसको एग्जीक्यूट किया था. तो ये डायरेक्टर के ऊपर भी आती है चीज़ कि डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता है, और एक्टर के ऊपर भी आती है कि एक्टर कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है अपनी एक्टिंग से. ये चीज़ें हैं. प्रलय का सिस्टम ये कि मैं पर्सनली ज़ॉम्बीज़ के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ भाई. ज़ॉम्बी मूवी हो, ज़ॉम्बी गेम्स हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, क्योंकि बिकॉज सी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ना, आपको लगता है कि देखो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आपका सेल होगा ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, ठीक है, दिस इज कंफर्म थिंग. आप आओगे ज़ॉम्बीज़ देखने ही आ रहे हो, बट आप उसके बहाने, जैसे कि मैंने गेम, मेरे को माई फेवरेट गेम इज वॉकिंग डेड. अगर आपने गेम खेला या फिर सुना है, तो वॉकिंग डेड उस गेम को ले लो या फिर सीरीज को ले लो, जो सीरीज आ रहा है वॉकिंग डेड, उसके अंदर बहुत सिंपल है कि आप ज़ॉम्बीज़ बहुत कम देखते हो, बट अगर आप किसी रियल चीज़ से डरते हो उसमें, वो है इंसानों से, कि भाई ये इंसान मेरा खाना ले जाएगा या मेरा रिसोर्स ले जाएगा, क्योंकि इसको भी सर्वाइव करना है. देन सर्वाइवल वाली इंस्टिंक्ट पे आ जाती चीज़, क्योंकि बिकॉज ऑफ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आप बहुत सारी लेयरिंग्स कर सकते हो स्टोरी राइटिंग के अंदर. एंड जब प्रलय का आया, जब मैं सिर्फ पढ़ा कि नो कॉमेडी ओनली हॉरर, तो मैं इतना खुश हुआ ना चीज़ देख के कि चलो फाइनली आपको शायद एक डार्क 28 ईयर्स लेटर टाइप एक पिक्चर मिल सकती है इंडिया के अंदर. और रणवीर सिंह का नाम के ऊपर बजट मिला है 600 करोड़, ऑलमोस्ट 600 करोड़ का बजट है. बट मैं स्टिल कहूँगा कि अगर फिल्म चलेगी इंटरनेशनली और इंडिया में, तो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चलेगी. ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चलेगी. इंडिया में ज़ॉम्बी का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, इतना में इंडिया में अपने इधर तो अभी इसको मतलब किया ही नहीं है, इसको यूज़ ही नहीं किया. इस जॉनरा को ऐसे छोड़ा हुआ है इन्होंने, जैसे गो गोवा गॉन थी, ठीक है भाई, गो गोवा गॉन बेस्ट थी आई थिंक ज़ॉम्बीज़ के अकॉर्डिंग. मतलब ज़ॉम्बी कॉमेडी, उसमें भी कॉमेडी थी, ज़ॉम्बी कॉमेडी थी उसमें भी, बट अगर मैं उसको कॉमेडी हटा दूँ और उसको ज़ॉम्बी वाले पार्ट पे भी रखूँ, तो वो सीरियस टोन कैरी करती थी वो पिक्चर, वो काफ़ी अच्छी थी. और उसका दूसरा पार्ट मतलब इन्होंने लिखा था, पता नहीं आने वाला भी था, इन्होंने टीज़र भी डाला था, पता नहीं क्या ही किया इन्होंने उसके बाद. वो नहीं आएगा, वो रीज़न इज ना कि अब वो नहीं आएगा क्योंकि फिल्म फर्स्ट पार्ट ही नहीं चली. तो आप एज अ प्रोड्यूसर सोचो तो वो लोगों को खुद को लगेगा कि मैं क्यों पैसा फेंकूँ. हाँ, इंटरनेट पे जो चीज़ चलती है ना, बहुत कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ लंबी चलेगी. एक वो चीज़ है. एंड फिल्म अच्छी थी, उनको ही पता होगा लाइक कितनी सारी फिल्म अच्छी थी जो नहीं चली. जैसे कि मेरे हिसाब से माय फेवरेट एग्जांपल इज जग्गा जासूस. बहुत यूनिक फिल्म थी, बहुत यूनिक. मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि वो फिल्म लगती ही नहीं है कि आप वो फिल्म कभी देख सकते हो, कुछ अलग तरीके की फिल्म है वो.
क्योंकि वो नकली बनाए लेके चलती है, चेहरे पे लाइट, बहुत ज़्यादा गोरापन है ऐसा, एंड उसके अंदर एक थीम है डिटेक्टिव टाइप, बट स्टिल वो फिल्म डिजास्टर थी। सो पार्ट 2 कभी नहीं आया, तो पार्ट 2 एक्चुअल में कहानी बीच में रुकी पड़ी है उसकी। अच्छा। एंड बात रही zombies की, तो मैं तो एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि zombie इंडिया में देखो, इंटरनेशनली वो फिल्म मार्केट करने वाले हैं ऑफ कोर्स, हाँ इंटरनेशनल, क्योंकि अब से आई थिंक ट्रेंड बनने वाला है बड़ी फिल्म्स के लिए। वर्ल्ड वाला, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वाला सिस्टम जाने वाला है ये सब, वाराणसी और रामायण के बाद से। एंड आई थिंक लायंस गेट का टॉक्सिक के साथ आना भी एक बहुत बड़ा साइन है उसके लिए, बिल्कुल। कि टॉक्सिक ही शुरुआत कर रही है इंटरनेशनली, हालांकि उसको इतने स्क्रीन नहीं मिले, बट इट हैज़ द पोटेंशियल कि वो कर सकती है बाहर। हाँ। एंड बात रही प्रलय की, प्रलय बाहर जॉम्बी के नाम पे चलेगी, एंड इंडिया में हॉरर के नाम पे चलेगी। इंडिया में बिकॉज इंडिया में हॉरर की जो भूखी ऑडियंस है, हाँ, बहुत भूखी है भाई, बहुत भूखी है। लाइक लिटरली लोगों को हॉरर देख, कॉन्जरिंग ने इंडिया में बहुत कमाया यार। हाँ, हालांकि वो पिक्चर कुछ नहीं है, मतलब जो लास्ट राइट्स आई थी, कॉन्जरिंग लास्ट तो राइट्स का जो लास्ट वाला सीक्वेंस है ना, वो मैं अभी भी मतलब जैसे मैं ऑफिस में, अपने ऑफिस में बोलता हूँ कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हॉरर जैसा लगता है वो, और उसके पीछे म्यूज़िक लगा दो वो वाला जो फनी जैसा म्यूज़िक होता है, तो वो तारक मेहता उल्टा चश्मा का लगेगा, वो कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने आई थिंक कॉन्जरिंग यूनिवर्स को ऐसे लिखा है, मतलब क्या इन्होंने बना दिया है। जेम्स वॉन के बाद, जेम्स वॉन जो जेम्स वॉन थे इसके ओरिजिनल थे, जो डायरेक्टर थे, उसके बाद जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को उठाया है ना, इसके साथ जस्टिफाई किया नहीं है, जस्टिफाई किया ही नहीं है इन्होंने, कॉन्जरिंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया है। एंड मेरे को आइडिया है, देखो लाइक फॉर एग्जांपल सबको पता है कि कॉन्जरिंग लास्ट राइट इतनी कोई डरावनी नहीं होने वाली, फिर भी ऑडियंस हाउसफुल बैठा हुआ है। फर्स्ट डे एक हॉलीवुड फिल्म हाउसफुल बैठी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ वो भी छोड़ो, चलो कॉन्जरिंग तो एक नामची वो है, प्रॉपर सीरीज है। क्या बोलते हैं जो अभी आई थी, कौन सी, हॉन्टेड 3D, वो तो भाई याद 15 करोड़ कराए उसने, 15 करोड़। याद मत कराओ भाई, मैं थिएटर में देखने गया था उसको, और आई थिंक थिएटर पूरा फुल पैक था वो, ठीक है, थिएटर पूरा फुल पैक, एंड देन मैं उसको देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने एक बार भी प्रोजेक्ट को देखा नहीं, फाइनल के करने के बाद इन्होंने देखा नहीं बिल्कुल भी। AI का यूज़ होता है, चलो ठीक है, आप मान लेते हैं कि AI आजकल यूज़ कर रहे हो, ये वो वाला AI है जो हम अपने फ़ोन में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं स्क्रॉल करते हुए, ठीक है, वो हलकूरे ये वो जो है ना, उससे भी वाहियात AI इन्होंने प्रॉम्प्ट, मतलब कौन सा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बैठाया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इनको 15 करोड़ मतलब 15 करोड़ अभी इन्होंने कमा लिए जैसा भी था, एंड देन उसके बाद इन्होंने 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट अनाउंस कर दिया, ठीक है। अब वो भी उन्होंने AI से बनाया पोस्टर उसका, वो भी चेप दिया, एंड अभी उसके कास्ट रूमर्स आ रहे हैं कि आहान शेट्टी को कास्ट कर रहे हैं वो। आई होप आहान शेट्टी सैयारा के बाद वो यश वाला पाथ ले। आहान शेट्टी सैयारा में नहीं था। अच्छा, तो वो कौन था फिर? वो था कोई और था, क्या नाम है उसका, आहान पांडे था, आहान पांडे था, वो पांडे था आई थिंक। तो आहान शेट्टी कौन है? आहान शेट्टी वो सुनील शेट्टी का बेटा, वो बॉर्डर 2 में। अरे इसको तो ये तो करे, ये तो करते रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका करियर खुद बर्बाद करेगा ये तड़प में था ना, तड़प में भी था, नहीं आई थिंक शायद। ये आहान पांडे के लिए मैं वो हूँ कि भाई ये बंदा पहला वो टाइप का नहीं होता कि आप आए हो अब अपने डेब्यू में ही इसने, और जो सामने फीमेल लीड थी अनीत पड्डा, हाँ, उन्होंने ऐसी फिल्म बुरी नहीं थी, फिल्म में इतना कमाया, बड़ा लाइक वॉर 2 को पेल दिया भाई उसने। फिल्म बुरी नहीं थी, ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी मतलब मैं कहूँगा कि आप एक पिक्चर को देखने जा रहे हो, मूवी को मूवी की तरह देखो, ऐसे मतलब उसको कंटेंट ना बना लो कि हाँ कुछ भी बेचना चाह रहे हो आप इंस्टाग्राम पे, कि हाँ भाई फेमस हो जाएंगे, कुछ भी बेच देते हैं। देखिए वो अभी लोगों ने ट्राई किया आवारापन 2 के साथ, वो तो भाई मुझे सीरियसली बताऊँ, वो मुझे उम्मीद थी आवारापन 2 के साथ, क्योंकि आवारापन 1 जो मैंने देखी थी वो काफ़ी इमोशनल मूवी थी, ठीक है, वो इमरान हाशमी की पहली मूवी थी जिसमें एसएच इमरान हाशमी का कुछ सिग्नेचर चीज़ नहीं थी, ठीक है,
तुम वाकिफ़ हो गए उस चीज़ से, ठीक है? of तो course, of course. हाँ तो ये उसमें कुछ भी नहीं था, इस मतलब आवारापन 1 में कुछ भी नहीं था, वो प्रॉपर इमोशंस और स्टोरी टेलिंग के साथ और गाने, ठीक है, उसके साथ बेची गई थी वो मूवी। इनिशियली फ्लॉप थी, बट उसके बाद उसके गाने काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। मूवी अभी भी टॉक ऑफ द टाउन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। बट आवारापन 2 के साथ इन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं। आवारापन 1 के गाने तो लेजेंडरी गाने थे यार, वो आज तक यूज हो रहे हैं। हाँ, आज तक यूज़ होते हैं। बट 2 के साथ इन्होंने गाने के ऊपर भी जस्टिफिकेशन नहीं, मतलब जस्टिफाई नहीं किया, और स्टोरी के बाद में तो कुछ भी नहीं। मतलब स्टोरी तो इन्होंने कह लो कि मतलब ऐसे ही छोड़ दी, कुछ भी लिख दिया कि हाँ हमने सिर्फ बेचनी है मूवी, आवारापन के नाम पे बेच देते हैं। I mean, उन्होंने अब जन्नत 2 अनाउंस कर दी है, जन्नत 3 है ना, कंफर्म कर दिया। जन्नत 3 पता नहीं, हाँ जन्नत 3 आई थिंक। अरे अच्छा, जो भी है लाइक जन्नत का अगला पार्ट इन्होंने कर दिया है। आई थिंक अब इमरान हाशमी भी समझ गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइक सनी देओल के बाद कोई तो करे कुछ नॉस्टैल्जिया बेटिंग। नॉस्टैल्जिया के नाम पे पैसा लूटो और कुछ नहीं है बस इनके पास, ठीक है। आई मीन नॉस्टैल्जिया के नाम पे तो डूम्सडे भी ले ही रही है, लेकिन उसको दिमाग लगा रही है ना वो लोग भी। उन्होंने राइटिंग के ऊपर दिमाग लगाया, उन्होंने अपने राइटर्स फायर किए हैं मल्टीपल टाइम्स पे उन्होंने ये मार्वल उसके ऊपर बदनाम है कि वे ये अपने राइटर्स को बार बार रीराइट करवाता है और उसके बाद ये फायर भी कर देता है। भाई मैंने मल्टीवर्स मैडनेस का देखा, 32 बार उसने कहानी लिखी थी। हाँ एग्जैक्टली। तो 32 बार में तुम जब देखो फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है 2, ठीक है। अच्छा। तो मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म में कहानी लिख रहा था, जब मैं स्क्रिप्ट तो शॉर्ट फिल्म है 3 बार लिखी है मैंने, एंड 3 बार मेरे दोस्त ने मिलकर डिसाइड किया कि यार ये नहीं, चौथी बार करेंगे। और मैंने कहा नहीं, खराब बने अब अच्छी बने, यही होगी। अब मैं थक गया, क्योंकि आप नहीं सोच सकते इतना 32 बार उसने क्या सोचा होगा यार। और देन इसलिए मल्टीवर्स मैडनेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लगती है आपको। एंड सबसे बड़ी आई रियली आई एम ये राइटर्स आई एम रियली ग्लैड कि मार्वल वापस आ चुका है अपने ट्रैक पे। कैसे करना है कैसे नहीं करना। नहीं सच मैं भी अपनी शॉर्ट फिल्म लिख रहा था, तो अभी मैंने जस्ट उसमें भी मैंने कुछ ड्राफ्ट लिखे पड़े हुए हैं। बट आप नहीं सोच सकते, इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते कि आपको नहीं पता कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, ठीक है। जब तक आप उस चीज़ को सामने ऑडियंस के रखोगे नहीं, आपको भी नहीं पता लगेगा कि क्या ऑडियंस देख रही है क्या नहीं देख रही है, ठीक है। अब नॉस्टैल्जिया वेटिंग की बात कर रहा हूँ तो बॉर्डर 2 क्या पिक्चर है वो, क्या पिक्चर है वो, लॉजिक है उसका कुछ लॉजिक भाई। वो फिल्म मेरी पहली फेस कैम वीडियो है इस चैनल पे। सो मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई कि फिल्म आई थी, क्योंकि देखो मैं बोलूँगा ना, फिल्म का सबसे बढ़िया पार्ट जो था ना, फिल्म का वो पार्ट था जहाँ पे हम पास्ट देखते हैं, लाइक वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और जो तीसरा बंदा था आनंद शेट्टी, इन तीनों की ट्रेनिंग का मोन्टाज होता है। तो वहाँ पे आपको मजा आता है फिल्म देखते वक्त कि चलो यार, हाँ यार दिलजीत है, वो मजा आ रहा है, वो बंदा तो चलो है ही एक्टर अच्छा, एंड आनंद शेट्टी भी एक्टिंग कर सकता है, चलो देख सकते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअल वॉर पे आते हैं, देन यू आर जस्ट सीइंग कि इन्होंने बस लिख दी, पिक्चर बना दी, एंड वो उन्होंने होते पॉइंटर्स उठाते पॉइंटर्स, इन्होंने वो भी ढंग से नहीं किया। चेक बॉक्स टिक की है इन्होंने, बस और कुछ नहीं किया। चेक बॉक्स एआई से बनाए होंगे कि गिव मी सम चेक बॉक्स टू टिक, मैं टिक करता रहूंगा। मैंने अपने पार्ट 1 की स्क्रिप्ट पूरी लिख दी है चैट जीपीटी पे, उसके बाद पार्ट 2 की स्क्रिप्ट दे दो मुझे, बस इन्होंने बना दी वो पिक्चर। अरे वो 1920 वाले तो गए हैं स्कॉटलैंड शूट करने के लिए, क्या बात करो तुम, सच में। स्कॉटलैंड भाई इन्होंने 2 और ऑफ कोर्स वो स्कॉटलैंड पिक्चर शूट करने नहीं गए, नहीं वो तो एंजॉय करने गए, जो उनको बजट मिला है वो, और वहाँ घर आके ग्रीन स्क्रीन पे शूट करेंगे एंड देन एआई को देंगे, एआई करके देगा इनको। वो प्रॉम्प्ट बिठाएंगे, राइटर भी नहीं बिठाएंगे भाई। सीडेंस एआई आता है जो कि बहुत ही प्यारा एआई करता है, उससे करवा लेते, कितना बढ़िया हो जाता कम से कम। पहली बार हम देखते हैं एआई फिल्म, ठीक है। मेरे को पर्सनली देखनी है कि एआई प्रॉपर पिक्चर कैसे बना सकता है, ऐसी तो नहीं बना सकता। नहीं एआई सीडेंस 2.0 तो बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। मेरे ख्याल से चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया होगा, इन्होंने फ्री वर्जन उठाए हैं। इन्होंने फ्री वर्जन उठाए हैं भाई, इन्होंने मेहनत करने की बिल्कुल नहीं कोशिश की। मैंने बड़ा नोटिस किया कि ना इन्होंने जेमिनाई का लिया था, ठीक है। जेमिनाई जो करता है, तो इन्होंने जेमिनाई का जो भी सब्सक्रिप्शन था इन्होंने वो लिया होगा, एंड इन्होंने उसको स्केल बड़ा कर दिया
ताकि वो जेमिनी का लोगो कोने से हट जाए। लोगो हट जाए। इसीलिए आप देखते हो कि उसके अंदर फटी स्क्रीन आती है उसकी, हाँ, उसको क्योंकि उसमें उन्होंने है उसको नहीं, स्ट्रेच कर रखा है। पिक्सल्स प्रॉपर नहीं है उसमें, बहुत ब्लरी हैं, अरे बहुत ही हेजी तो हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल, टीजर आया था, उसके जो टीजर आया उसमें महल अलग है, हाँ ट्रेलर में महल अलग है, हाँ मूवी में महल अलग ही है। हाँ। और उसके बाद इनका गोस्ट भी तो चेंज होता है हर फ्रेम के बाद, भूत भी तो चेंज होता है। हाँ, अरे भाई इससे बढ़िया राजा साहब थी भाई, कम से कम उन्होंने वीएफएक्स तो किए थे। हाँ, कम से कम उन्होंने वीएफएक्स तो किए थे, चाहे उन्होंने स्टोरी में कुछ भी ना किया हो, मतलब स्टोरी तो चलो जैसी थी वैसी थी, बट एटलीस्ट वीएफएक्स तो यूज़ किए थे उन्होंने। भाई एआई का यूज करना है तो ब्रह्मा एआई का यूज किया रामायण वालों ने, उसके अंदर वो लिपसिंग यूज कर रहे हैं, वैसा कुछ कर लेते तुम, इनके पास दिमाग इतना तो लगाना नहीं है। इनके पास इतना दिमाग है, लगता है ये पिक्चर वही। देखने के बाद भी अगर हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इनसे तो हम ही बेवकूफ़ हैं, आई थिंक। वही यार। नहीं, मेरे ख्याल से अभी 1920 आ रही है तो ये भी इन्होंने ऐसे ही बना देनी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऐसी कुछ बना दी, और वो कमाएगी 100% कमाएगी वो वो। कमाएगी, 1920 फ्रेंचाइज के ऊपर कमाएगी पिक्चर, काफ़ी अच्छा कमा लेगी। बट नहीं, मुझे लगता है कि अब इनका ना ये जो मनी लॉन्ड्रिंग चलता है ये सारा होना चाहिए इसके ऊपर, कि इनको ऑडियंस ही नहीं, मतलब ऑडियंस जानी नहीं चाहिए इसके ऊपर। ऑडियंस को भी पता है कि हम क्या ही देखने चाह रहे हैं। I mean, देखो मैं एक वक्त के लिए मान सकता हूँ कि तुम वेलकम जंगल देख सकते हो, हाँ, लेकिन ये तुमने जो ट्रेलर भी नहीं देखा होगा यार, दिस इज समथिंग। ये वेलकम टू जंगल के लिए आधी से ज्यादा थिएटर भरा हुआ था मेरे यहाँ पे, हाँ 150 करोड़ किया फिल्म ने। नहीं, वेलकम टू द जंगल वैसे एज सच ठीक है, मतलब उसको अगर आप फैमिली के साथ देखते हो इन्जॉय करोगे, उसके कुछ सीन्स फ़नी है, ठीक है। वेलकम टू द जंगल को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, है वो शिटी, बट फिर भी वो थोड़े बहुत ही देखने लायक है। बट हाउसफुल 5 ऑन द अदर हैंड, ठीक है, वो आप फैमिली ऑडियंस करके, फैमिली एंटरटेनर करके सेल कर रहे हो, उसमें फैमिली क्या देखने जाएगी? सीबीएफसी क्या कैसी सीबीएफसी है अपनी यार ये? सीबीएफसी का तो मुझे समझ नहीं आता, वो सबसे बड़ी हिपोक्रेट है, ठीक है। या ठीक है, आपने ऑब्सेशन में से सीन काट दिए, आपने पैसेंजर मूवी से सीन काट दिए, आपने और भी कई मूवीज़ थी जिसमें से सीन काट दिए। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, स्पाइडरमैन अरे ब्रांड न्यू भाई डे, सुपरमैन, जो भाई जो इतना दी सुपरमैन तो फिर मानता हूँ कि बहुत अजीब सा कट था, दिख जाता है। स्पाइडरमैन में आप पहचान नहीं पाओगे इतना कट आया है, हाँ। इतना बढ़िया कट मारते हैं वो। उन्होंने आई थिंक लास्ट के सीन में कट मारा था जहाँ पे जीन ग्रे और स्पाइडरमैन बैठे हुए थे। स्पॉयलर्स है भाई यहाँ पे, तो जिन्होंने नहीं देखी। अब क्या भाई, अब तो तुम्हारी गलती, तुमने नहीं देखी। हाँ, बैड न्यू डे, तो ब्रांड न्यू डे के ऊपर भी बात करेंगे, उसमें है कुछ फ्लॉज हैं उसमें भी काफ़ी, ठीक है। तो उस सीन में उन्होंने कट मारा हुआ है। बट सीबीएफसी आई थिंक, मतलब अभी तो आई थिंक सीबीएफसी में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर हो या कोई ऐसे प्रोड्यूसर वगैरह भी हो, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी पता है कि हमने पैसे लगाए हैं किसी पिक्चर को बनाने के लिए, अगर वो वैसी ऑडियंस को नहीं दी गई तो ऑडियंस को भी असली उसका मोटिव नहीं पता लगेगा कि पिक्चर क्या दिखाना चाहती है, पिक्चर में है क्या, अगर आप सीन ही काट दोगे। जैसे ऑब्सेशन थी, ऑब्सेशन का जो लास्ट वाला सीक्वेंस था, हाँ, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैंने ऑब्सेशन घर बैठ के देखी है, क्योंकि मैं थिएटर जाता तो थिएटर में कट ऑफ चीज़ दिखती फिर मैंने ऑब्सेशन थिएटर में भी देखी थी, घर पे भी देखी थी। हाँ, फिर तो ऊपर चले जाओगे कितना कटा होगा। हाँ, मैं कहता रहा हूँ लास्ट वाला सीक्वेंस जहाँ पे वो लड़की को मारती है, वो उस पर क्या नाम है, स्टीयरिंग व्हील पे, तो वहाँ पे कटा हुआ था। जब वहाँ पे उसको मारती है, सिर से पटक पटक के मारती है, पूरा उसका बॉडी उसका फेस पूरा ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे वो पूरा काट दिया, वो पूरा काट दिया उन्होंने। अरे भाई वो हॉरर मूवी है यार, उसमें जंप स्केयर था, वो उसको काट दिया भाई तुम लोगों ने, उन्होंने पूरा काट दिया। व्हाट द हेल यार। मैं देखो वांगा की एक बात है जो मैं मानता हूँ, दैट इज अगर तुम फिल्म को आर रेटेड दे रहे हो फिर ए रेटिंग दे रहे हो, उसमें कट मत मारो। हाँ बिल्कुल, क्यों मारने कट, क्यों? तो फिर ए रेटिंग किस बात की भाई? ए रेटिंग किसका बात की? यहीं पे इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंटरनेशनल सेंसर बोर्ड की बात करते हैं, वहाँ पे रेटिंग्स है, प्रॉपर रेटिंग्स है कि हाँ ये आर रेटेड है, ये PG-13 है या PG-16 है,
ठीक है। स्पाइडरमैन का वो सीन क्यों कटा, क्योंकि वो कह रहे कि PG-16 रेटिंग दे दो यहाँ पे, वो PG-13 रेटिंग थी आई गेस शायद वहाँ पे इंटरनेशनल में, तभी वो सीन जो था लास्ट वाला वो थोड़ा बहुत घटा था, नहीं तो नहीं कटता PG-16 में, अगर यहाँ पे होती A सर्टिफिकेशन के साथ नहीं कटता वो सीन। भाई वो एमजे और पीटर की किस थी, ठीक है, उसको तुमने काट दिया 8 सेकंड किस थी, क्या क्या होने वाला एंड था वहाँ से? और इन्होंने येलेना वाला सीन रख दिया। उसमें भी कुछ भी नहीं था। मैं नहीं उसमें मैं सोच रहा हूँ कि आप फिर भी एक होता है हिपोक्रेसी चीज हाँ, की, हाँ। आपने एक सीन रखा है जहाँ पे एक लड़की नंगी बैठी हुई है एंड उस सुहाना के अंदर, हाँ। वो सीन आपने रख दिया है एंड वहीं पे आपने किस सीन काटा होगा 8 सेकंड का। भाई मैं वो आदमी हूँ जिसने चेनसो मैन देख के आया हूँ यार, मैं रेज़र आर्क देख के आया था और उसके अंदर तो भाई व्हाट द हेल, आपने देखी चेनसो मैन? नहीं मैंने देखी नहीं, चेनसो मैन नहीं देखी। अरे भाई चेनसो, भाई वो फिल्म एक फिल्म आई थी चेनसो मैन रेज़र आर्क नाम से, ठीक है उसमें एक भी कट नहीं है, वो फिल्म बस 18+ है, ठीक है ठीक है, वो क्योंकि इंटरनेशनल 18+ है भाई, उसमें एक भी कट नहीं है और उसमें पूरा 5 मिनट का सीक्वेंस है कि लड़का लड़की नंगा होके देन दे आर लाइक स्विमिंग, एनीमे है ना, आप तो एनीमे में भाई, और मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, मैं थिएटर में ही फट गए कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, और ये बिना कट के देख रहा हूँ मैं। एनीमे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आई थिंक किल के भी तो वही सीन था, मतलब किल भी कितनी वायलेंट फिल्म थी, उसमें भी कोई सीन नहीं कटा, उसमें भी कोई सीन नहीं कटा। आई थिंक अभी ये इसका एक मेरे पास वो था, क्या नाम है इसका, ये चीज़ है कि CBFC को रीज़न है, CBFC को ना आई थिंक ऊपर से पैसे पूसे चढ़ते हैं कुछ, मेरे को भी लगता है टॉक्सिक का एक भी सीन नहीं काटा नहीं और वो काटा। 18+ दे दिया उसको। हाँ आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं काटा, हाँ क्योंकि भाई आप सीन मत काटो, हाँ ठीक है, मैं वो टाइप का इंसान नहीं हूँ, और इस सीन क्यों नहीं काटा उसमें काट दिया था, मैं वो टाइप का हूँ कि इसमें सीन नहीं काटा तो उसमें ही मत काटो। मेरे को दोनों फिल्म पूरी देखनी है, मेरे को ये नहीं कि दोनों फिल्म कटी हुई देखनी है, मेरे को वो दोनों फिल्म पूरी देखनी है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि टॉक्सिक में से कुछ नहीं काटा, बिकॉज भाई जो सेक्सुअल एलिमेंट है उसके अंदर, जो वो बंदा भाई उस अलग अलग जाके घर जाके ये काम करता है, वो स्टोरी का पार्ट होगा उसके, हाँ, अब वही काट दोगे तो स्टोरी कैसे बचेगी फिर वो? और क्या पता नहीं पता नहीं कैसे CBFC काम करता है, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। अभी पैसे ऐसे आई थिंक हमें या तो ये मूवी जो क्रिटिक्स हैं, जो अपने आप को क्रिटिक्स कहते हैं, कि उनको इसके ऊपर एक फाइल करनी चाहिए कि हम मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, हम मूवीज़ को मूवीज़ की तरह ही देखें, क्यों उसको ऐसा वो लेते हैं कि हाँ ये हमारे उसको ठेस पहुंचाएगी, इमोशंस को ठेस पहुंचाएगी, या ये कुछ गलत मैसेज दे रही है, या कुछ भी ऐसा वैसा चीज़ है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मूवी को मूवी की तरह देखो, ऐसा कोई उसमें नहीं होने वाला। इस पर आई थिंक वरुण ग्रोवर ने एक चीज़ बोली थी कि CBFC ने क्या किया, सुपरमैन की किस थी 11 सेकंड की, सीन चल रहा है पूरा 11 सेकंड देखा और तुरंत 11 सेकंड के बाद रुक दिया और बोल दिया कि नहीं यहाँ तक काट देंगे, उसके बाद इंडियन ऑडियंस सुधर जाएगी। ऐसे नहीं होने वाला। एंड व्हाट द हेल इज दैट कि CBFC ने सोचा होगा कि 11 सेकंड काटेंगे हम लोग, 11 ठीक है 12, क्योंकि उससे पहले भी किस सीन है, उसके बाद भी किस सीन है, हाँ। बीच में 11 सेकंड काट रखे पूरी मूवी तो में उसमें दिक्कत नहीं है। कितने सीन्स हैं, कितने किस सीन्स हैं उसमें, सुपरमैन में कितने ही किस्सेस हैं। अच्छा वो 11 सेकंड में ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं इसलिए काट दिया, वरना तो अब ये बच्चे से चलते रहते हैं, बच्चे तो देख लेंगे, उसमें क्या सुपरमैन ही तो है। हाँ, ऑन द अदर साइड बिग बॉस पे जो चलता है टेलीविजन पे, जो बच्चे देखते हैं, वो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो नेशनल टेलीविजन में आप सब कुछ गालियाँ वगैरह कुछ भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है थिएटर में। भाई हमारे यहाँ तो चलो यहाँ इतना जाते नहीं है डीप नहीं तो हो जाएगा पता चल रहा है कि हाँ वही बहुत गंदा कांड हो जाएगा अपना। हाँ, लेकिन हाँ टॉपिक वापस आते हैं अपने, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? हमारा रामायण का हो चुका था, प्रलय पे थे, प्रलय हो चुका था, आई गेस कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद अभी एक और न्यूज़ आ रही थी जिससे मैंने पढ़ी थी कि कुछ था जो पोस्टपोन तो नहीं, आई गेस ईटा तो दिसंबर में आ रही है। अच्छा, दिसंबर पूरा पैक है, लेकिन दिसंबर भाई पूरा देखो मैं अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रेडिक्शन है मेरी, ईटा दिसंबर में आ रही है, वो दिसंबर में भी नहीं आ रही, वो शिफ्ट होगी जनवरी में। हाँ 100% श्योर हूँ, 100% श्योर। फौजी से आप टक्कर नहीं ले सकते, चाहे
चाहे वो कैसी फिल्म हो, फौजी से टक्कर नहीं ले सकते। ये फौजी मेरा का मानना कोई है। भी एसेट नहीं आया अभी तक। फौजी का सिर्फ पोस्टर्स ना, आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आया अभी तक। क्या उम्मीद क्या है फौजी से, मतलब क्या क्या लगता है? आई विल से मेरे को उम्मीद ये है, देखो जो पोस्टर आया था ना, पोस्टर वो 110% AI है, ठीक है। 110% AI मेरे हिसाब से, मेरे को दिख के पहचान गया कि यार ये तो अजीब लग रहा है। लेकिन वो जो था जिसमें वो बीच में बैठा हुआ है, and आगे सब लोग मरे पड़े हैं, और उसमें ऊपर से खून निकल रहा है, मेरे को फील आया कि नहीं, शायद इनके पास एक विजन है जिसको अच्छा एग्जीक्यूट किया ना तो इट कैन बी अ वेरी गुड वॉच। प्लस वो अपने ओल्ड टाइम्स में है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ये फ्रीडम फाइटर टाइप मूवी होने वाली आई थिंक शायद। हाँ, इट इज अ फिक्शन मूवी, इट्स अ फिक्शन मूवी है। तो और इसका डायरेक्टर वो है सीतारमण का डायरेक्टर है इसका। सीतारमण I का think डायरेक्टर कौन है? वो अपनी मेरे को नाम तो बिल्कुल भी आती है उसमें, वो मुनाल ठाकुर की फिल्म है ना सीतारमण। हाँ हाँ मुझे पता है, वो क्या नाम है हाँ, तो उसका डायरेक्टर, तो सलमान मेरे भी है को उसमें। उम्मीद, हाँ तो मेरे को उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी बन सकती है, बिकॉज डायरेक्टर अच्छा है। ये मेरी पहली उम्मीद है कि वो डायरेक्टर अच्छा है, तो ही कैन डू अ गुड जॉब। अभी आई थिंक इसलिए फौजी होना सुन भी चाहिए प्रभास के साथ, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। या क्योंकि उसकी लाइन से फिल्म मूवीज़ जो हैं फ्लॉप जा रही हैं, कल्कि को छोड़ के। कल्कि भी हाई बजट थी और साइंस फिक्शन था, उसमें थोड़ा बहुत माइथोलॉजी भी था, तो इसलिए वो मूवी चल गई। नहीं तो मूवी फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। सलार भी चल गई थी, या सलार भी फ्लॉप नहीं थी? सलार फ्लॉप तो नहीं थी। सलार को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज तो किया था, क्योंकि आई मीन थोड़ा बहुत तो नहीं, लाइक वो उसका बनता क्रिटिसाइज होना। हाँ, आई विल से क्योंकि उन्होंने ना आई थिंक थोड़ा उसको ज़्यादा सीरियस ले लिया था। जैसे साउथ का कल्चर होता है ना कि हमारा हीरो आ रहा है, जा रहा है, हाँ, उसको ये है वो है, वो उन्होंने दिखाया कुछ नहीं। मतलब अभी तक हीरो का इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा, बस वो बोल रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है कि आप दिखा दो, उसके बाद कुछ बोल दो। पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी जब मैं सलार थिएटर में देख के आया, ठीक है, तो थिएटर में तो उस टाइम ये था कि यार इट्स ठीक है, हाँ, बट मैंने अब जब मैं टीवी पे सलार देखी तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार इसमें कुछ बात है। वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है उसकी, वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बहुत प्यारी है। मैं बोलूँगा कि अभी तक की प्रशांत नील की बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग थी ये। और अगर मैं मान लेता हूँ कि जो सलार की गलतियाँ थी, खासकर मेन कैरेक्टर की गलतियाँ, कि मेन कैरेक्टर को बोलने नहीं दिया कुछ, हाँ, ठीक है, उसमें वो ऑरा फार्म करता और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायलॉग्स बहुत कम है प्रभास के। अरे 3 मुश्किल और डायलॉग आते हैं बिल्कुल एंड में, जब वो बिल्कुल ही खुल जाता है कि मैं कुछ बोलूँगा। आई नो कि वो स्टोरी मांगती थी उसका लिमिटेशन, लेकिन स्टिल वो कनेक्शन फील नहीं हो पाता। आई रियली होप कि ड्रैगन के अंदर ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्रैगन के अंदर ये सलार लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग करे प्लस KGF लेवल का कैरेक्टराइजेशन बढ़ा दे। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई रियली होप कि मुझे KGF अच्छी लगी थी काफ़ी ज़्यादा, एंड सलार की वर्ल्ड बिल्डिंग प्लस सलार का एंड का 15 मिनट मेरे को बढ़िया लगा था। हाँ, वो अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा है। जो क्लाइमेक्स की फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लाइक लिटरली अगर मैं सोचूं ना कि मैं सलार की कमियां छोड़ दूं जो कि बहुत सारी थी, तो मुझे सच में मन से जानना है कि अगले पार्ट में कहानी होगी क्या। ये मेरे साथ केस है। ड्रैगन का कैसा लगा? ड्रैगन का जो ग्लिम्स आया था वो कैसा लगा? या मेरे को अच्छा लगा, मैं बोलूँगा तो, क्योंकि अच्छा। इस बार ना बंदे ने बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि उसको पता है कि मैं फिल्म में बोल देता हूँ तो 15 मिनट में निकल जाती है चीज़ें, लोगों को समझ में तो आता नहीं है। हाँ, लाइक सलार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हाँ, हाँ, हाँ। 10 मिनट के अंदर हिस्ट्री खत्म, अब सब स्लो मोशन। इन्होंने क्या किया कि अभी से ही एक History एसेट दिखा डाल दी। दिया जिसमें आप दिखा दिया आपकी हिस्ट्री पूरी। दिखा दी इन्होंने, मूवी में होने क्या वाला है, मूवी किसके ऊपर बेस्ड है। अब बाकी की चीज़ आपको मूवी में पता लगेगी कि जो जूनियर NTR का करेक्टर है वो एग्जैक्टली प्रोटैगनिस्ट है कि एंटेगनिस्ट है कि क्या है, वो क्या होगा उसका सब कुछ। तो मूवी में और भी करेक्टर्स होंगे। आई थिंक इसमें बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और भी होंगे आगे चल के। आई थिंक ड्रैगन को ये 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ये धुरंधर वाला फार्मूला जो है ना, ये बेसिकली हर मूवी के साथ अभी होगा, आगे चल के ये होने वाला है। बिकॉज इट इज़ अ सेफ ऑप्शन ना, बहुत सेफ ऑप्शन है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी पार्ट शूट करनी पड़ेगी अलग से, नहीं, आपके पास पड़ी हुई है, आप बनाओ, डाल दो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। बट दिक्कत ये है ना कि आप हर वक्त 6 महीने का गैप नहीं ले सकते। नहीं, आपको कम से कम 1 साल 2 साल देना पड़ेगा सेकंड फिल्म को रिलीज होने के लिए। वो तो ताकि पूरी दुनिया देखे। वाला तो इन्होंने ऐसे डाल दिया 6 महीने के गैप में, नहीं तो ये भी साल लेते।
हाँ, ये साल लेते अगर धुरंधर की तो इनको किस्मत अच्छी थी। इनको पता होता ना कि जैसे कि ये मूवी चल जाएगी, इतनी अच्छी चल जाएगी, मतलब इनका बजट कितना था, आई थिंक 300 साढ़े 300 200 करोड़ के था, आसपास था। 300 साढ़े 300 हाँ, करोड़ 250, था, हाँ, हाँ ठीक है। एक मूवी का बजट लगा लो 150 से 100 करोड़ लगा लो, ठीक है। अगर एक मूवी का बजट 100 से 150 करोड़ है, वो 1500 करोड़ कमा रही है, 1500 2000 करोड़ कमा रही है, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर इनको पहले से पता होता कि हाँ हमें इतना तो नियरली बजट का रिकवर तो बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स हम इसका रिकवर कर लेंगे, तो ये ऑब्वियसली ये साल का टाइम तो लेते, हम्म, क्योंकि रणवीर सिंह उस दौरान काफ़ी पिक्चरें साइन करता और भी मूवीज साइन Yeah. करता, सब कुछ करता। अभी रणवीर सिंह काफ़ी एक्सक्लूसिव हो चुका है, वो इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि उसका पहले कंट्रोवर्सी चल रही है डॉन 3 की, ठीक है। और उस चक्कर में अभी उसके पास सिर्फ प्रलय है और कोई मूवी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि रणवीर सिंह तो अपना ना आए इवेंट में, ठीक है। वो जब आता है जब तक तो कुछ कांड ही होता है। कांड होता है। वो बंदा Yeah. थोड़ा यार मस्त मौला इंसान है वो, ठीक है। बहुत ज्यादा मस्त, ज्यादा ही वो ज़्यादा ही कंताला खुल वाली जाता है कंट्रोवर्सी, वो देखा कंताला वाली जो हाँ कंट्रोवर्सी थी, हाँ मुझे पता है। भाई इंसान उससे बच गया, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है यार। हाँ काफ़ी बुरी तरीके से बच गए, क्योंकि आप एक गॉड को कुछ मॉक कर रहे हो ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना, ये तो होती और है वो चीज़। उस टाइम मेरे को लगा कि गई धुरंधर गई भाई, मेरे को लिटरली लगा कि धुरंधर गई, नहीं बट वो धुरंधर का मैजिक था कि धुरंधर बच गई। उसकी स्टोरी टेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इन्होंने जो मिक्स किया है ना रियल फुटेज और फिक्शनल के साथ, जो इन्होंने मिक्स करके इन्होंने दिखाया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है, आपने देखी होगी भय सीरीज़ जो MX प्लेयर में है, गौरव तिवारी। मैंने बहन देखी। देखी? अच्छा, हाँ हाँ, गौरव मैं तिवारी सीरीज देखी बट मैं कहानी जानता हूँ, मैं सीरीज देखनी मेरा मन में है। सीरीज़ देखना हाईली रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है वो, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। मतलब वो वेब सीरीज़ में काफ़ी आगे स्टैंड करती है, जो हम देखते आ रहे हैं ना यूजुअल हॉरर, पूरा हॉरर है वो, प्रॉपर हॉरर है। आई मीन मैंने गौरव तिवारी का जो केस था प्रॉपर, वो तो मैं बहुत टाइम से पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ। मेरे को क्या, मैं इंटरेस्ट है मेरे को ना ऐसी चीज़ों में, बहुत टाइम से इंटरेस्ट रहता है, हॉरर मिस्ट्री टाइप की। हाँ। मैंने अपनी शॉट बनाई थी, एक बहुत एक्सपेरिमेंटल शॉट थी, वो 1 मिनट 25 सेकंड की शॉट है वो। ओह ये कम बैक हो गया भाई, कम बैक हो गया। यस हाँ भाई। या अब आते हैं डूम्सडे पे। यस, डूम्सडे का सबसे पहला जो अभी टीज़र आया था, जो स्पेशल प्रोमो, कैसा या लगा? स्पेशल लुक बवाल। मैं बस एक सिंपल चीज़ बोलूँगा, सिंपल लाइन है, बवाल है। बवाल। और Seriously. भाई अब एक्चुअल में उसको देखने में लग रहा है कि नहीं भाई अब मजाक नहीं हो रहा है, दिस इज सीरियस, दिस इज लिटरली सीरियस। बाकी तो यार डूम्सडे पे तो यार तुम वीडियो बनाओ, वीडियो चलती हैं, शॉर्ट्स पे भाई, जो शॉर्ट्स पे व्यूज आते हैं भाई डूम्सडे के नाम पे 50,000 70K 80K बड़े आराम यार, से व्यूज आ रहे हैं उस पे। और कुछ और बनाने का मन ही नहीं करता। मैं कभी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है स्पाइडरमैन 50,000, और मेरा मन करता है कि नहीं यार ये 2-3 लाख नहीं गई यार ये। इंस्टाग्राम यार मुझे समझ नहीं आ रहा इंस्टाग्राम का क्या ही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे ना क्या हो अभी गया? एक ग्रे टिक का जो वो सिस्टम सा आ रहा है, ग्रे टिक वाला, हाँ, वो रीच को डाउन कर रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले मेरी 1-2 रील्स वायरल हुई थी, काफ़ी अच्छी चल रही थी, ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट जब से वो ग्रे टिक शो होने लगा ना, तब से उसका क्या था कि रीच बिल्कुल ही डाउन कर गई वो डॉटेड वाला ना, हाँ डॉटेड वाला टिक आता, मेरे में भी तो आता है वो, पता नहीं रीच ही बिल्कुल डाउन है। आई थिंक सब में आ रहा है वो, जिसके पास ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं वो सब में आ रहा है। आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से कुछ हुआ है, क्योंकि क्या बोलते हैं, वो तो बस उसके लिए कि तुम्हारे पे ब्लू टिक होगा तो कितना बढ़िया लगेगा, आई थिंक उस चीज़ के लिए होगा। 600 रुपये महीना कौन दे, इतना यार, पैसा कोई किसके देगा पास भाई। है, इतना पैसा किसके पास है? या तो ये हो ना कि इंस्टाग्राम भी अपने यूट्यूब की तरह कोई मोनेटाइजेशन वाला कोई निकाले बोनस वगैरह, जैसे ये नहीं करने वाले इंस्टाग्राम पे भाई, कितने गाड़ी बकू हैं इनको, ये भाई डालते हैं ऐड वैड, बहुत ऐड खूब डालते हैं ऐड ये, हाँ
ठीक है, फिर भी मोनेटाइज नहीं करते। कम से कम शॉर्ट्स में ये तो है कि भाई चलो कुछ व्यूज आ गए तो कुछ तो आता है पैसा, पैनी थोड़ी बहुत कुछ ही तो तो आ ही पैनी आती है, जाएगा। 10-20 रुपए जैसे आ जाते हैं, 100 रुपए आ जाते हैं, जैसे भी कुछ भी हो। हाँ, ठीक है, अच्छा लगता है कम से कम। अपनी मूवीज़ के टिकट का खर्चा तो निकल जाता है एटलीस्ट, मैं ये कहूँगा। या ठीक है, हफ्ते में अगर 3 मूवीज़ तीन आ से- रही हैं, जैसे फ्राइडे को हाँ। क्या होता है कि कई बार क्लैश होते हैं, तो मूवीज़ एक से बल्कि 2-3 मूवीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि हमने 3 शॉर्ट्स बना दी, टीज़र, ट्रेलर और मूवी पे टीज़र और ट्रेलर पे बना दी, तो उस पर अपने 300-350 रुपये तो बन जाते हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं। ठीक है, मूवी के टिकट्स का कितना ही खर्चा आता है, 150 से 200 खर्चा आता है, निकल जाता है उतना। या आराम से। नहीं, टॉक्सिक में तो 300 रुपये खर्च हो गए मेरे तो भाई। टॉक्सिक तो बड़ी महंगी टिकट, ऑलमोस्ट 300 के आसपास खर्च हुए मेरे। अभी मैंने देखे नहीं अपने इधर कितनी एडवांस की बुकिंग है, मैंने देखी। क्योंकि मेरे में मैं देख रहा था कि जो मेरा क्या है, मेरी एक पर्टिकुलर रो होती है, मेरी फेवरेट रो होती है। ठीक है, वो पता है कौन सी वाली होती है? कौन सी? रिक्लाइनर होती है ना, रिक्लाइनर। हाँ, हाँ, उसके हाँ। जस्ट आगे वाली। हाँ, वो Just आगे सेम रो पे मैं भी बैठता हूँ, सेम रो पे मैं बैठता हूँ। वो आई थिंक क्योंकि उसका रीजन है कि उसके बाद एक लेग रूम मिल जाता है आपको हल्का हाँ, फुल्का। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, या काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। बाकी डूम्सडे और पे वो मैं देखा था कि टॉक्सिक की भाई टिकट बुक हो रही है, बहुत तेजी से टिकट बुक हो रही है। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, फिर ऑनलाइन ही कर देते हैं। तो ऑनलाइन फिर इस चक्कर में ऑनलाइन में थोड़ा सा वो हो मैं गया। ऑनलाइन प्रेफर ही नहीं करता, क्योंकि ये बेकार के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अरे भाई 40 रुपये 50 रुपये कौन देगा एक्स्ट्रा यार? वहाँ पे जाके 20 रुपये 30 रुपये पार्किंग के अलग दो, उसके बाद 50 रुपये इनको ऑनलाइन चार्जेस दो। साले कितने चार्जेस लेते रहोगे तुम लोग? मेरा तो भाई किस्मत बढ़िया है, मेरे घर के बगल में मॉल खुल गया। ठीक है, हाँ, मेरे घर मैं यहाँ पे भी है बट वहाँ पे पार्किंग तो देनी पड़ती है। अच्छा नहीं, मैं अभी तक तो देखो उन्होंने इतनी लालच नहीं करी कि पार्किंग के पैसे लेंगे लोग। नहीं लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं ठीक पार्किंग के। है, डूम्सडे पे आते हैं। ठीक है? डूम्सडे पे आते हैं। डूम्सडे डूम्सडे का पे जो आते हैं। स्पेशल प्रोमो था वो काफ़ी अच्छा था, या लिटरली काफ़ी अच्छा था। या इनको ये पहला टीज़र या ट्रेलर रखना चाहिए था, सबसे बड़ी चीज़ जो है। क्या पता है, मैं इसका डिफेंस रेडी करके बैठा हूँ। ठीक है, बोले डिफेंस ये बस ये है कि आई थिंक डूम्सडे की जो मार्केटिंग है ना, वो कोई भी एक नॉर्मल मार्केटिंग नहीं होने वाली। तुम खुद देखो ना, हाँ। टीजर आए 4 टीजर एक हफ्ते में एक बार, लेकिन उससे पहले आपका पहले का टीजर लीक हुआ, पूरा हफ्ता लीक चला, देन अगले हफ्ते ऑफिशियल आया तो पूरा हफ्ता ऑफिशियल चला, देन वापस से लीक आया। सेम चीज इसके साथ हो रही। तो ट्रेलर वाली चीज है, ट्रेलर वाली जो फर्स्ट ट्रेलर आया था, आई थिंक हम उसको ऐसा ना देखें कि भाई पहले ये आता। मेरे हिसाब से इन्होंने इतनी जल्दी इसलिए निकाला है ये, आई थिंक 3 हफ्ते के अंदर निकाला है ना दूसरा हाँ, स्पेशल। दूसरे हफ्ते ही आ गया था। हाँ, तो आई थिंक मेन रीजन ये है कि ये दोनों एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, एक सीक्वेंस ऑफ स्टोरी टेल कर रहे हैं लोग। बिकॉज अगर आप सोचोगे ना, तो अभी तक हमारे पास पहले के 1 घंटे के बाद तो कुछ पता ही नहीं हमको क्या होने वाला है। हमें 1 घंटे का भी नहीं पता भाई, हमें 1 घंटे का भी नहीं हाँ, पता। अगर वो कंफर्म भी नहीं कि वो 1 घंटा है कि नहीं। ये बेसिकली ये वो सीक्वेंसेस हैं जो लीक हो चुकी हैं। या और अभी तक अब सब खत्म, अब सब खत्म, अब सब कुछ खत्म, लीक नहीं हमें है। कुछ नहीं पता कि आगे मूवी में क्या होने वाला है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन दिखाया गया था, टूटा हुआ एक्सपेंशन दिखाया गया था जब आई थिंक शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी, तब वो दिखाया गया था। तो उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया वो, जब सबसे सीधा पहला trailer सीधा आया। हाँ। ठीक है, सारा दिखा दिया उन्होंने। ठीक है, देन उसके बाद ये सेंटिनल्स वाला जो था, ये लीक हुआ था जब SDC का कॉमिक कॉन हुआ था, तब ये लीक हुआ, तब इन्होंने ये वाला एसेट फिर से प्रॉपर ड्रॉप कर दिया डूम्सडे के साथ, मतलब डूम की लुक के साथ, जो कि नहीं दिखाई गई थी प्रॉपरली। अब हमें मूवी को लेके कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमको, कुछ जीरो आइडिया है। अब 2-3 दिन से एक और 3-4 इमेजेस अभी वायरल हो रही हैं। एक तो उसकी डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिसने काला ब्लैक कलर का केप मास्क पहना पहन हुआ रखा है। है, हाँ। ठीक है, और वांडा की। एंड देन उसके बाद एक इमेज थी जिसमें कौन था, डॉक्टर डूम था। डॉक्टर डूम का मास्क उतरा हुआ है, वो फेस उसका काफ़ी स्कार्ड है। आई मीन वो फेस वाली चीज़ ना, फेस वाली चीज़ तो आई डोंट थिंक कि वो इमेज लीक हो सकती है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसका CGI रेडी भी है। क्योंकि मेरे पर्सनली मानना है कि अगर हम डूम की असली शक्ल, मतलब ऐसा नहीं कि RDJ की शक्ल दिखाएगा, RDJ की शक्ल दिखाएगा, RDJ की शक्ल जो होगी वो हमको दिखेगी मोस्टली पास्ट लाइफ में, लाइक होता है ना एक पहले का टाइम पे क्या था, ओरिजिनल डूम क्या था। लेकिन जब हम स्कार वाली बात करेंगे, हमको RDJ की डूम की शक्ल देखेंगे जो अभी इसके पास है, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लाइक डूम्सडे का एंड। डूम्सडे का एंड, बिल्कुल।
मुझे भी और यही अगर वो लगा। डूम्सडे एंड है तो उसका वीएफएक्स वो लोग अभी से रेडी नहीं करने वाले, नहीं। क्योंकि वो पता है वो बहुत रिस्की काम है बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं लीक वो कर क्या एक देते हैं शक्ल यार, दिखानी है। वीएफएक्स आर्टिस्ट अरे लीक वो कर देते हैं कंफर्म है कि वो, हाँ, चीज़ें ना। जैसे कि आपको याद होगा कि बहुत लास्ट ईयर शूटिंग चल रही थी जब, हुँ, तो शूटिंग में ना अरिजन ने पोस्ट किया था, वो ना ऐसे बाइसेप दिखाते हुए अपने बॉडी सूट के है ना, ब्लैक कलर का बॉडी सूट पहन रखा था, तो उसके चेहरे पे ऐसे डॉट डॉट्स थे। हाँ, 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 हाँ। तो वो आई थिंक वो प्रॉपर वो वीएफएक्स के दिखाने साथ के लिए ही कि जो करेंगे। स्कार वगैरह होगा वो सीजीआई है, हाँ यार। सीजीआई स्कार्ड वगैरह जो जो भी स्कार होगा वो वीएफएक्स के साथ ही उसको करेंगे सारी चीज़ें। तो आई थिंक जो रशियन लीग्स आ रही है ना, जो इमेजेस लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें और डूम जो खड़ा हुआ है प्लेन के अंदर, आई थिंक वो काइंड ऑफ सही भी हो सकती है। लेकिन ये शक्ल वाली चीज़ तो मैं नहीं मान रहा भाई, ये मैं तो बिल्कुल नहीं मान रहा, और अगर मैं मान लूंगा तो फायदा क्या है फिर, मैं हर चीज़ मान लूँ तो फिर नहीं, नहीं, ये चीज़ Breakdown तो कुछ आई करना थिंक पड़ता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मैं फिर भी मान सकता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है वो, क्योंकि जो प्रोमो आया था उसके साथ में कोई खड़ा था एक सीन में ना, जब वो जब वो एक लिफ्टिंग वाली जगह पे खड़ा है, या उसमें दो लोग थे ऑलमोस्ट, एक दो- बगल में एक पीछे एक, एक पीछे है, वो तो उसका विच है बेसिकली, ठीक है, वो तो 100% विच है वो तो। विच है, ठीक है, और उसके साथ में कोई खड़ा है, आई थिंक वो डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, ठीक है। और दूसरी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा वाला लीक तो मैं चलो मान के भी चल रहा हूँ, बट डूम इस अपना डूम्सडे पे तो फेस नहीं दिखाने वाला, ना ठीक है। वो और देखो सीक्रेट वॉर्स में भी नहीं दिखाने वाला वो तो, नहीं, वो बहुत सीक्रेट कम वॉर्स में तो दिखाएगा। दिखाएगा, सीक्रेट वॉर्स में तो दिखाएगा, सीक्रेट वॉर्स स्टार्ट ही होगी उसके आई थिंक उसकी बैक स्टोरी से, डूम्सडे में हमें उसकी बैक स्टोरी भी शायद ही देखने को मिले, आई मीन वी कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट, लाइक यू नो, एक सिर्फ हमें ग्लिम्स glimpse दिख मिलेगा। थोड़ा बहुत ऐसा। जब ग्लिम्स मिलेगा, जब सोए बताएगी ना कि ये एवेंजर्स को बताएगी, बाकी सारे एवेंजर्स को, एक्समैन को, ये जब ये शिप में आएंगे, इसके घर पे आएंगे, तब ये सभी को बताएगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज था, मतलब अपना डॉक्टर डूम था कौन, विक्टर डूम था कौन बेसिकली, ठीक है। तब हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, डूम कितना बड़ा खतरा है। लाइक ये बात तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि भाई ये बेवकूफ़ बनाने वाला है इन लोगों को, बहुत, ठीक है। ये टीजर्स और ट्रेलर्स में विश्वास करना मतलब अपने ऊपर बेवकूफ़ियत की बात हो गई, या ये आई नहीं थिंक डॉक्टर डूम क्या होगा, क्योंकि मेरी वो था कि दो सूट दिखते हैं, ठीक है, हाँ, डॉक्टर ये इसके डूम ऊपर के, मैंने है भी ना? शॉर्ट्स बनाई है। है ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये वो दो अलग अलग डूम है, एक फ्यूचर का एक प्रेजेंट का। मैं पर्सनली ना इसको नहीं मानता दो Okay. अलग अलग डूम का। उसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि जो हमने स्पाइडरमैन के साथ किया था ना, हम उसके साथ भी वो सेम चीज़ कर सकते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी कर देना, हम्म, ठीक है। दो अलग अलग डूम होना पॉसिबल है, लाइक वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि Doom रामू bots मलिक होंगे इसमें। क्या बोलते, डूम बॉट्स होंगे इसमें। या ये ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं। और मेरे हिसाब से वो एक ही डूम है, हाँ। बट अलग अलग कॉस्ट्यूम में, और एक कॉस्ट्यूम बड़ी हॉस्टाइल है और एक बड़ी वैसी है आर्मर टाइप वाली। मुझे लग रहा है कि इसमें ना मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ये दो डूम है, इसमें दो डूम है, अलग अलग यूनिवर्सेस का डूम है। ये डूम जो है, एक डूम जो होगा, जो आरडीजे का मेन डूम होगा, इसको सारे मल्टीवर्स के बारे में पता होगा, ठीक है। ये मेन डूम होगा एमसीयू की टाइमलाइन का, जो मल्टीवर्सल को सीक्रेट वॉर्स में जाके लीड करेगा, ठीक है। और जो दूसरा डूम होगा, ये होगा राम कुछ है ना, रामाटूट, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है। जो अच्छा वाला डूम होगा, जो मतलब बेसिकली चाहता है कि ये अपना क्या नाम है, टाइमलाइंस ब्रेक ना हो, ठीक है। ये अच्छा वाला डूम होगा। तो जो हमें स्पेशल प्रोमो दिखाया है उसमें ना, ऊपर जब ये एक टावर से गिरता है तो वहाँ पे ये ऊपर कुछ मैजिक वगैरह करता है, या बीच में इसमें मैजिक कुछ करता है टाइम वो। हमें कुछ ग्लिचेस देखने को मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मैजिक कर रहा है, बट मुझे ये जहाँ तक लग रहा है कि ये टाइम स्लिपिंग का काम है, ये टाइम स्लिप कर रहा है। दोनों डूम्स जो हैं वो टाइम में टाइम स्लिपिंग करके उन्होंने जगह चेंज कर दी। वो जब नीचे उतरा तब वो कोई और डूम है, बट उसकी जो उसका जो आर्मर है वो सेम ही है जो उसने पहले वाले डूम का था, जब वो शिप में था, जब वो एवेंजर्स के साथ था, लीड कर रहा था। वो था सही वाला डूम, मतलब जो चाहता नहीं था कि ये मल्टीवर्सल कोलैप्स हो, जो भी हो, ठीक है। और जब ये वहाँ से फेंका गया या इसको मारा गया, जो भी था, ठीक है,
तो ये कुछ और मतलब ये किसी और में चेंज हो गया, जहाँ तक मुझे लग रहा है। या तो ये हो सकती है चीज़, ये टाइम स्लिप का गेम है, या तो ये हो सकता है कि इसका पर्दाफाश हो गया अवेंजर्स के सामने, ठीक है। तो इसको म्योनेर मतलब कैप्टन अमेरिका ने बेसिकली इसको म्योनेर मारा और ये गिरा, और क्योंकि म्योनेर हमें उड़ता हुआ भी दिखता है उस शॉट में। या वो म्योनेर ही है, वो आई थिंक म्योनेर है, कंफर्म है। वो म्योनेर है। वो लोग कह रहे हैं कि वो रूम का टूट पीस क्या बोलते हैं, पीस का टूट गया, नहीं वो म्योनेर है, वो म्योनेर है, ठीक है। क्योंकि उसी का एक्सटेंडेड शॉट हम लीक में ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्विटर में जो लीक हुआ था, जो सेंटिनल्स उठते हैं आपस में, देन उसके बाद थॉर आता है नीचे, वो कैप्टन अमेरिका को, स्टीव रॉजर्स को पहले उठाता है, देन सब लोग सर्कल मारते हैं, देन उसके बाद नाइट क्रॉलर सारे आते हैं, नाइट क्रॉलर सभी को टेलीपोर्ट करके उस लोकेशन में लेके आ रहा है, एक एक करके एक्समेंस को लेके आ रहा है जो बचे हुए हैं। उस सीन में जहाँ पे ये स्पेशल प्रोमो वाला मेन जो सुए बताती है, डॉक्टर विक्टर डूम के बारे में बताती है, उस सीन में कुछ एक्समेंस नहीं है। अब वो आई थिंक वो मर चुके हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे एक्समेंस मर चुके हैं, उनकी ऑलरेडी फाइट हो चुकी है उसके साथ, मतलब डूम के साथ वो फाइट कर चुके हैं, वो हार चुके हैं पहली फाइट अपनी। अब वो सुए बता रही है कि विक्टर डूम कौन है, क्या है, तो इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। इट इज लाइक भाई वो वाली बात है ना कि डूम्सडे है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हल्के में नहीं ले सकते इस चीज़ को, मतलब एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके पास काफ़ी टाइम था, काफ़ी गैप था एवेंजर्स डूम्सडे तक का, दिसंबर में डूम्सडे है, ये चाहे तो अभी एक मूवी अनाउंस कर सकते थे या मूवी पटक सकते थे बड़े आराम से, बट अगर कुछ भी अनाउंस करते या कुछ भी देते ना तो बहुत मेजर स्पॉइलर हो सकता था डूम्सडे को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक स्पॉइलर ऑलरेडी है हमारे पास ब्रांड न्यू डे में, टोबे का स्पाइडरमैन। अब वो टोबे का स्पाइडरमैन है या किसका, एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है। बेसिकली एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जो होगा वो सीक्रेट वॉर्स में आएगा, ठीक है। आई थिंक तीनों आने वाले हैं, तीनों आएंगे, नहीं तीनों शायद मुश्किल से होंगे। टोबे आई थिंक मेरे ख्याल से, अब मैं स्पॉइलर दे सकता हूँ इसमें, ठीक है। जो टोबी वाला रूमर है ना, जो मेरे हिसाब से वो चीज़ सच है, ठीक है, बिकॉज इट विल मेक सेंस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। जो है ना एक्समैन आके ये सब कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि इनका देखो इनकर्जन में आप ये नहीं कर सकते कि सब अच्छे हैं, अच्छे सब हैं। एक होता है, एक अच्छा ये होता है कि मैं खुद को भी ना मारूं, खुद दूसरे को भी ना मारूं, जो कि फैंटास्टिक फोर और अपना अर्थ सेक्शन 6 करने वाले हैं। कॉमिक्स के अंदर जो मैंने कॉमिक पढ़ी है तो उसके अंदर इतने सारे यूनिवर्सेस हैं जो अच्छे भी हैं, पर इज लाइक कि यार हम अच्छे हैं बट हम तुझे मारना चाहते हैं ताकि हम बढ़ जाए। एक्समैन ही वही करने वाले हैं। सीक्रेट वॉर्स में ब्लैक पैंथर ने यही तो किया था, टिचाला ने यही तो किया था। सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर ने यूनिवर्स को प्रॉपरली ख़त्म किया था, देन वो उसके बाद अपने यूनिवर्स के लोगों को लेके दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद कोई और आया था, उसके बाद कोई और, मतलब ये स्टोरी लाइन बहुत लंबी चलती है। देखो टोबी को एक एंडिंग देने की जरूरत है नहीं, कोई एंडिंग मिल चुकी है आपको, बट स्टिल अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग देंगे डूम्सडे को एक एंडिंग दे, टोबी को दे सकते हैं, बट टोबी का सीक्रेट वॉर्स में ना आना, इट विल बी वेरी ह्यूज, क्या बोलते हैं, मिस लॉस होगा इसका, बहुत बड़ा लॉस होगा। जैसे आप 100% जैसे आप नोवे होम वाला जो सीन है ना वो रिक्रिएट कर सकते हैं, बट लॉजिकली देखा जाए ना वो हर टाइम सेल नहीं होगा, हर टाइम नहीं सेल होगा। वो पता है ये लोग या तो देखो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो ये दोनों में लेके आए, ठीक है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो टोबी का स्पाइडरमैन है ना उसको ऐसी मौत दे या फिर ऐसा उसको अंत दे इन डूम्सडे, ताकि जब सीक्रेट वॉर्स में उसकी एंट्री हो विद द यूज ऑफ वेनम और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, जब भी उसकी एंट्री हो तो हम सेम नोवे होम वाला रिएक्शन क्रिएट कर सके। बिकॉज आपको अगर नोवे होम वाला रिएक्शन क्रिएट करना है तो नाउ यू नीड अ प्रॉपर सेटबैक, तभी तो आपको बढ़िया कमबैक मिलेगा। आई थिंक डूम्सडे विल बी वेरी डिप्रेसिंग मूवी, ये प्रॉपर रहने वाला। डूम्सडे तो भाई ये रुला के जाने वाली है एवेंजर्स फैन को, लोग रोएंगे, आखिर में लोग की पागल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो डेथ्स हमें देखने को मिलेंगी ना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डेथ्स होंगी, वो सारी
चाहे Yeah. वो एक्समैन को लेके ले लो, चाहे वो टू बी एक्समैन तो मरने वाले हैं भाई। एक्समैन तो सारा यूनिवर्स X-Men नहीं खत्म आने होने वाले। वाला है, एक्समैन पूरा- यूनिवर्स खत्म पूरे होने वाला है। पेलेंगे एंड देन उसके बाद नए एक्समैन इंट्रोड्यूस होंगे सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि ये अपना जो डूम है, विक्टर वॉन डूम, ये सीक्रेट वॉर्स को बैटल वर्ल्ड बनाएगा। बैटल वर्ल्ड का एक झलक हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अगर आपको याद हो, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मैं मूवीज़ रिविजिट कर रहा था, तो मुझे एक सीन दिखा जब वो चार्ल्स क्या नाम था उसके लड़की का जो टाइम ट्रैवल करती, जेवियर था जो नाम, अच्छा, क्या नाम लड़की था? का नाम? लड़की का नाम चार्ल्स था, कुछ नाम चार्ल्स कुछ नाम था उसका, पता नहीं। कुछ ऐसा था, अमेरिका शावेज। अमेरिका शावेज, हाँ चार्ल्स मैं बोल रहा हूँ। तो अमेरिका शावेज जब उसको मतलब जब वो उसके कैद में होती है, वांडा के कैद में होती है, जब उससे जब वो उसके टाइम वाली पावर्स उसको छीन रही होती है वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज उसको लेके कूद जाता है। वो टाइम पे मतलब वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जंप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सेस में। जिस यूनिवर्स में वो रुकते हैं वहाँ का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो काफ़ी कलरफुल सा लगता है। वो आई थिंक बैटल वर्ल्ड है, वो डूम का वर्ल्ड है। हाँ, मे बी लाइक मेरे दिमाग में हमेशा से चीज़ रही है कि अगर इनके दिमाग में बैटल वर्ल्ड रहा है, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स कंफर्म कर दिया था स्टार्टिंग से, तो बैटल वर्ल्ड तो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक वॉइड कैन बी अ गुड प्लेस टू मेक अ बैटल वर्ल्ड, बिकॉज वॉइड इज समथिंग जो पहले से खाली है, कचरा है। हाँ, और बैटल वर्ल्ड है क्या, कचरे से तो बना हुआ है। वो वॉइड ही सो होगा, यू कैन डू, वो वॉइड ही होगा, बट इन्होंने बैटल वर्ल्ड को बना दिया, मतलब अपने अकॉर्डिंगली उसमें बंदे भर दिए, अपने अकॉर्डिंगली उसमें सुपर हीरोज आई मीन देखो बैटल वर्ल्ड तो बनता रहेगा, सीक्रेट वॉर्स है। हाँ इट इज कंफर्म कि अगर डूम है तो सीक्रेट वॉर्स में डू बैटल वर्ल्ड ही होने वाला है। बिकॉज कैंग डायनेस्टी के साथ सिस्टम ये था कि उस टाइम ये चाहते थे कि कैंग एक बियॉन्डर कैंग बन जाए। हाँ। देन बियॉन्डर जो है वो आपको पुराने वाले सीक्रेट वॉर्स को लेके आए, हाँ। 1983 या 1993 में जो था, जिसमें बियॉन्डर आ जाता, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अब ये डूम वाले को फॉलो करने वाले हैं। बियॉन्डर बेसिकली सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड ऐसा वाला बैटल वर्ल्ड था जिसमें सारे सुपर हीरोज आपस में लड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो इस वाला ये वाला जो बैटल वर्ल्ड है, इसके बारे में हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है ये कैसा बैटल वर्ल्ड होगा। बस हमें इतना आई पता है थिंक 2013 वाला को फॉलो करेंगे, बट आई थिंक खुद की चेंजेस भी करने वाले हैं लोग। इसमें कुछ तो चेंजेस करेंगे, कुछ मेजर चेंजेस करेंगे। जैसे इसमें नए एक्समैन को इंट्रोड्यूस करना सबसे पहली चीज़। इसमें हमें सीक्रेट वॉर्स में एक्समैन तो देखने वाले मिलेंगे, एक्समैन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के सीक्रेट वॉर्स के बाद सीधा मूवी आ रही है गोस्ट राइडर, मई को। घोस्ट राइडर कब है अपनी? मई को। और ये जून में, ये जुलाई में? ये नहीं, सीक्रेट वॉर्स आई थिंक जून में है शायद। हाँ, तो एक महीने के अंदर हो जाएगी, एक महीने के अंदर 2 पिक्चर है। गोस्ट राइडर के काम चल चुका होगा अभी तक, गोस्ट राइडर के ऊपर काम चल रहा है। नहीं, डू यू थिंक कि एक करना चाहिए कि 1 महीने के अंदर 2 पिक्चर? लाइक नहीं, थोड़ा सा पोस्टपोन तो करेंगे। 2024 के अंदर जो इन्होंने किया था ना कि भाई फरवरी 10 आप, फरवरी का तो मई आया था, फरवरी मई 10 आपका जुलाई, ऐसा कर देते आप। अभी बहुत सिंपल है कि आप चाहो तो अपना मार्च में क्या, मई में मई उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर लो, थोड़ा सा मार्च में या फिर यहाँ ले आओ। देन आप जुलाई तक वो ले आओ अपनी एक्समैन। देन आप दिसंबर में तो लाई रहे हो ब्लैक पैंथर। जुलाई में एक्समैन है, जुलाई में एक्समैन है। हाँ, देन आप पूरा क्या साल कवर कर लोगे, दिसंबर में ब्लैक पैंथर है, दिसंबर में। भाई मैं कह रहा हूँ ना 2028 में आफ्टर सीक्रेट वॉर्स ये बहुत हाई चांस है कि 3 बिलियन जाए, बहुत हाई चांस। वाइल्ड जाएंगे ये, बहुत ज़्यादा वाइल्ड जाएंगे। उसके बीच में आई थिंक 2029 के काफ़ी स्लॉट्स इन्होंने बुक करके रखे हुए हैं, 4 स्लॉट्स इन्होंने बुक करके रखे हुए हैं। और दूसरी चीज़ एक और थी कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ इन्होंने 5 मूवीज़ का या 3 मूवीज़ का आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिसमें अमेजिंग स्पाइडरमैन भी थी। एक सीक्रेट वॉर्स मान लो, आप सीक्रेट वॉर्स मान लो, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी आ रही है। ओह नाइस। सुपर हीरो जॉनरा के लिए सबसे बेटर टाइम है ये, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए ना मैं हमेशा से ये रहा हूँ कि अगर उसको कोई अच्छा डायरेक्टर या अच्छा विजनरी इंसान नहीं मिला, राइटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइटर। हाँ, क्योंकि
दोनों अमेजिंग स्पाइडरमैन जो मूवीज़ थी वो फिर राइटिंग के वजह से पिटी हैं, हम्म, ठीक है। एंड्रू गारफील्ड ने अच्छा काम किया उसमें, काफ़ी अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। इमोशंस के ऊपर मूवी काफ़ी अच्छी चलती है वो मूवी, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि यार एज अ स्पाइडरमैन भाई वो बेस्ट है, हम्म, लेकिन मूवीज में तो टोबी ने अभी तक हाथ मार रखा है। क्योंकि वो काफ़ी मैं तो फिर भी relatable बोलूंगा कि लगता है ना। या देखो ब्रांड न्यू डे ने बहुत अच्छा ट्राई किया, ठीक है। ब्रांड न्यू डे में वो कमियां नहीं होती हल्की फुल्की, तो भाई वो टोबी जितनी अच्छी जाती। हाँ, बट अब जो डेस्टिनी एलन को ट्रिलॉजी बनानी है, यहाँ से टोबी को आप आराम से सरपास कर सकते हो टॉम को यूज करके। सो बेचारा एंड्रू गारफील्ड पीछे फंस गया है। एंड्रू गारफील्ड फंस गया सोनी के वजह से ना। बस तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने सोनी ने पता है 100% अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का इन्होंने उसको दिया होगा स्क्रिप्ट, उसे मना कर दिया होगा। एंड्रू को पसंद नहीं आई, एंड्रियो को पसंद नहीं आई थी इनिशियल स्टेजेस पे, उसको पसंद नहीं आई थी। देन उसके बाद उसकी फ़ीस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बवाल हुआ था कि फ़ीस नहीं दे रहे थे, फ़ीस जो वो मांग रहा था उसको फ़ीस नहीं मिल रही थी, ये भी प्रॉब्लम। और ये होना चाहिए भाई, अब एंड्रू गारफील्ड एक बड़ा नाम बन चुका है, बहुत बड़ा नाम बन चुका है हॉलीवुड में, तो वो भाई पैसा तो खाएगा यार। हाँ, बहुत भयंकर पैसा खाएगा वो। अगर आप एक्टर से पैसा कमा रहे हो तो एक्टर्स को पैसा देने में क्या ही शर्म है आपको, मुझे ये समझ। मॉर्बियस कैन भाई की बढ़िया आदमी, मॉर्बियस जैसी पिक्चरों पे पैसा लगा रहते हो, ठीक है। हाँ। उस जैसा कैश ग्रैब बनाने में इससे बेटर है कि आप एक्टर को पैसा दो ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट भी आपको दे, जिससे आप पैसा भी कमा पाओ। केविन फाइगी बढ़िया आदमी है, वो पैसे बोलता है कि तुझे नहीं आना, ले पैसा ले $100 मिलियन ये ले। केविन फाइगी वैसे बढ़िया आदमी है, बट वो वैसे राइटर्स के लिए नाइटमेयर है या लेकिन ना तो समझो ना, अगर क्या बोलते हैं केविन फाइगी का हटना, जो होता ना एक लूज एंड दिया था उसने आफ्टर एंड के, उसी की वजह से हुआ था। जब से सबको वापस फायर करके जब से खुद आया ना सेंटर पे, तब से इट इज लाइक कि हाँ यार थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर और ब्रांड न्यू डे, ये अभी तक की सारी बेस्ट बढ़िया रही है काम। थंडरबोल्ट्स फिर भी ठीक है, दिखने लायक है पिक्चर। थंडरबोल्ट्स फिर भी देखो मैं वो तो कह रहा हूँ उनकी थंडरबोल्ट्स के साथ आपकी उम्मीदें जीरो थी, फिर भी फिल्म आपको हंसा देती है, आपको एंजॉय कर देती है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मेरी उम्मीदें जीरो थी थंडरबोल्ट्स से। मैंने कहा क्या ही बना रहे हैं ये, इस मतलब इस चीज़ इस टीम को लेके क्या ही बना सकते हैं ये, बट पिक्चर अच्छी थी, पिक्चर अच्छी थी। उन्होंने अच्छा करैक्टर दिया हमें, सेंट्री जो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर हो सकता है डूम्सडे पे, मतलब जो डूम को टक्कर दे सकता है थॉर के बाद, थॉर, स्टीव रॉजर्स एंड उसके अपना उसके बाद क्या नाम है, एक्समैन के बाद अपना सेंट्री है। मैं तो ये बोलूँगा कि जैक शेरर ने इतना बढ़िया काम किया ना कि तुम थंडरबोल्ट जैसी पिक्चर को वॉचेबल बना दिया तुमने, तो तुम एक्समैन को बहुत बढ़िया जस्टिस दोगे। एंड तुम देखना थंडरबोल्ट का जो कलर टोन था वो बहुत अलग था। हाँ। एक ग्रीनिश टोन था उसके अंदर। देन फैंटास्टिक फोर पूरी अलग पिक्चर, बहुत ही अलग। एंड स्पाइडरमैन प्रॉपर टोन लेके चलती है, एक कलरफुल टोन टाइप स्पाइडरमैन टाइप। स्पाइडरमैन का टोन जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा वो था, क्या नाम है कहते हैं उसको अपन, नेचुरल टोन कहते हैं उसको, होम वाला जो टोन है उसको वो वाला कह सकते हैं अपन। थोड़ा ग्रेनी सा टोन था उसमें, मैंने कुछ नोटिस किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा कि ग्रेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं मूवी में, अगर आप ध्यान से देखोगे उस चीज़ को। और खास बात यह है कि मार्वल जो जाना जाता था कि भाई इसकी सारी फिल्म सेम दिखती हैं, सब सेम है, यहाँ तीनों फिल्म दिखने में अलग है और तीनों अलग भी है, वैसे भी स्टोरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा अलग है। देन अब आप देखो डूम्सडे पे जो तीनों के कलर ग्रेड से बिल्कुल अलग चलते हैं, इसमें येलो बहुत येलो है। हाँ, डूम्सडे का तो असली कलर टोन हमें पता ही नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं पता चलेगा, सीधे पता चलेगा पिक्चर के टाइम पे, क्योंकि ट्रेलर्स में तो बहुत ज़्यादा काटने वाला है ये। इन्होंने इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे बहुत काटा था। अरे यार वो तो मिसलीड कर दिया था सीधा भाई इन्होंने। जैसे मैंने कुछ बनाए थे, वीडियोस बनाई थी मैंने, वो उसको अपलोड नहीं किया, मतलब अपने लिए रखी हुई थी वो चीज़ें कुछ। तो उसमें क्या था कि इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन अमेरिका जब थैनोस से लड़ता है, उसके हाथ में हम 2 स्टोन्स देखते हैं, बट एक्चुअल 3 स्टोन्स है, वो 3 स्टोन्स हैं, ठीक है। पूरी पिक्चर में हल्क मार्क रफेलो हल्क बना ही नहीं है। उसके अंदर भग रहा है, वो ब्लैक पैंथर बीच में है, ब्लैक पैंथर है वहाँ पे, ब्लैक पैंथर तो वहाँ पे बड़ा है भाई। मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी वॉर वाज द टाइम जब इन्होंने बहुत ज़्यादा काटा था।
एंड गेम में तो कुछ दिखाया ही नहीं था ट्रेलर टीजर में। आधा टाइम तो ये इन्फिनिटी वॉर दिखाते थे, then थोड़ा बहुत दिखाते थे। सीक्रेट वॉर्स में Endgame भी यही का- कुछ करने वाले हैं ये, सीक्रेट वॉर्स के टाइम सीक्रेट वॉर्स में तो भाई सच रहा हूँ, तुम देखना इन डूम्सडे में ये लोग पागल हो जाएंगे मार्केटिंग करते करते। इतनी मार्केटिंग करेंगे, इतनी मार्केटिंग करेंगे। इनको And मार्केटिंग then- करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑडियंस जो है, हम जो क्रिएटर्स बैठे हैं ना इनकी मार्केटिंग करने के लिए फ्री उसमें, ठीक है, तो हम फ्री भाई, मार्केटिंग करेंगे इनकी। उसी को तो बात कर रहा हूँ। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया है। पहले लीक आता है, पहले ठीक है? लीक आता है। लीक होता है तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते बात करते हैं, तो फिर ऑफिशियल आ जाता है, उस पर इंस्टाग्राम एडिट बन जाते हैं। हाँ सो इनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। अब न्यूयॉर्क ऐसा कह रहे हैं कि अक्टूबर में न्यूयॉर्क- इनका आएगा फाइनल न्यूयॉर्क- ट्रेलर, न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन होगा ठीक है? उसमें। हाँ, फाइनल ट्रेलर आएगा और बहुत एक्शन पैक होगा। बहुत हाई चांस है कि भाई वो पहले ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इमेज अगर लीक हो जाए तो हम सब वीडियो बनाए, हाँ बिकॉज ये जानते हैं कि हम लोग मार्केटिंग करने वाले हैं। हम्म। भाई आपके अपने व्यूज़ देख लो, मेरे व्यूज़ देख लो, नॉर्मल हम बहुत छोटे क्रिएटर्स हैं, बड़े लोगों के व्यूज़ देख लो। इट शोज कि लोग एक्साइटेड हैं और लोग एक्साइटेड होने वाले हैं। बिल्कुल। और जैसे वो होता है ना, फोमो होता है, फोमो, हाँ वो भाई वो बहुत बड़ी चीज़ है फोमो एक्चुअल में। किंग को नहीं पता अभी कि भाई वो किससे टक्कर ले रहा है। भाई उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों की स्ट्रैटेजी हो और ये फिल्म को आगे भेज दे। किंग अगर डूम्सडे के 1 हफ्ते के अंदर आई, भाई स्पाइडरमैन ने कितना किया है, 700 करने वाली है वो, ठीक है? 640 650 कर चुकी है वो, वो ठीक है? जाएगी भाई 650 करोड़ एक इंडिया में। इंटरनेशनल फिल्म इंडिया में। इंडिया के अंदर, और डूम्सडे जो कि भाई 800 करने वाली है, ठीक है? मैं तो मांग रहा हूँ कि 800 से कम नहीं मान रहा मैं, वो कम से कम जाएगी 1000 तो जाएगी, और जाना चाहिए। जाना इमेजिन कर रहे हो आप, एक फिल्म 1000 करोड़ जा रही है और आप एक फिल्म लेके आ रहे हो आप। नहीं किंग नहीं तो भाई, नहीं होगा। किंग को आई थिंक पोस्टपोन कर देना चाहिए, अभी भी उसके पास टाइम है। और किंग का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने वाले हैं, पता नहीं। मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं हूँ एक्साइटेड किंग के लिए। मैं लव एंड वॉर के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। वो पिक्चर पहले बने तो तुम्हें देखूँ। कौन सी? लव एंड वॉर। लव एंड वॉर, हाँ, संजय लीला भंसाली की। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वही 2 साल one of the 3 साल perfect- से आई थिंक हाँ। शूटिंग चल रही है उसकी। भाई 3 साल होने वाले हैं उसको, 3 साल हो होने जाएंगे 3 वाले साल उसको। उसका कोई भी एसेट नहीं आया। कह रहे थे 26 जनवरी को, 26 उसको अगस्त 26 अगस्त को आने वाला था, 26 अगस्त को आने वाला था, कुछ भी नहीं आया। भाई अब पिक्चर ले आए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? वो इतनी शूट करी है, इतना प्रैक्टिकल यूज़ किया है, 400 करोड़ की पिक्चर बन चुकी है वो। हाँ, उसको क्या नाम है, विक्की कौशल ने भी तो काफ़ी ज़्यादा अपना पोस्टपोन किया है। वो जो उसका प्रोजेक्ट था, भाई क्या नाम था, परशुराम, महाअवतार परशुराम जो था। भाई बहुत बढ़िया है, तुम करो, हाँ। तुम पोस्टपोन करो कि भाई वो महाअवतार जो होने वाली है ना फिल्म, विकी कौशल की पार्ट 1 पार्ट 2 जो दोनों, वो उसके लिए वो काम करेंगी जो एनिमल के लिए रणवीर कपूर ने किया था, हाँ। एंड रणवीर सिंह के लिए धुरंधर ने किया था। बिल्कुल। वो उसके लिए वो काम करने वाली है। क्योंकि अगर आप वो उसकी बॉडी देखो ना, उसके पोस्टर में अरे भी भाई। उसकी बॉडी देखो, वो छावा वाली बॉडी है। या वो छावा के टाइम की बॉडी है। उन्होंने जस्ट उसका बाल बड़े बड़े थे, उस थोड़ा बहुत एनहांसमेंट किया होगा उसमें, दैट्स इट। बट वो बॉडी और उनका जो भी था, जो उसका फिज़िक वहाँ पे दिख रहा है ना पोस्टर में भी, अगर आप मोशन पोस्टर देखो तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और काफ़ी अलग ऑरा वो दिखाने वाला है वो विक्की कौशल का उसमें। अगले साल वो फिल्म आने वाली है और अगले साल वो फाड़ देगी पिक्चर। लोगों को आइडिया नहीं है कि वो फिल्म कितनी बड़ी कर सकती है वो। बहुत ज़्यादा अलग पिक्चर होगी वो। या डूम्सडे किंग वाला तो मेरे को समझ नहीं आ रहा किंग को क्या करेंगे ये। किंग का वैसे तो एसेट जो भी ड्रॉप हुए हैं एसेट, जैसे पहले टीज़र ड्रॉप हुआ था, एक अनाउंसमेंट टीज़र ड्रॉप हुआ था, वो अच्छा था, ठीक था। दूसरा वाला जो इन्होंने डेट अनाउंसमेंट टीज़र डाला था कि हम आ रहे हैं, ठीक है, इस डेट को आ रहे हैं, वो डेट अनाउंसमेंट टीज़र तो पूरा मुझे VFX और अरे वो तो CGI बहुत वाला खराब, लगा, वो VFX CGI बहुत वाला, खराब था वो पूरा। ठीक है। और दूसरा डेट जब इन्होंने अनाउंस की तब भी मुझे लगा कि कौन सी ही डेट अनाउंस कर रहे हैं ये, क्योंकि उसके पहले ड्यून है, ड्यून 3 है, देन उसके बाद डूम्सडे है। तो या थिंक हमारे सारे टॉपिक हो गए, बच रहा है कुछ? हमारे अभी कितने टॉपिक, डूम्सडे हो गया था,
और क्या पड़ा है, वाराणसी भी थोड़ा बहुत हो गया था, हो ही गया ऑलमोस्ट। भाई 2 घंटे से ऊपर हो कितना, देख चेक करना कितना होने वाला है अपना रिकॉर्डिंग। यहाँ पे कहाँ पे आता है टाइमिंग वगैरह? वो लिखा हुआ है ना, रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो उसमें लिख रहा होता है इतनी देर 1 घंटा 43 मिनट, या काफ़ी है। काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है। IT को एंड ऑल्सो अगर तुम्हें मैं पसंद आ गया तो एक ND को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो ये पहला पॉडकास्ट था। सबसे पहले ऑडियंस को मैं पहले बता दूं, ये पहला पॉडकास्ट था एक नडी के साथ। अगर आगे और भी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, एक नडी को देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। ये बैठा है साइड में, ठीक है, मैंने ये बैठा है साइड में तो देख लेना प्लीज़, ठीक है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे, तब तक के लिए बाय।